वहां से म्यूट कर देना। तो ये वाला हमको दिखना चाहिए ना, जो प्रेजेंट हो रहा है। इसको फुल स्क्रीन करके, हाँ वहाँ पे से देखिए। अच्छा वो वहाँ से सेट है। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोग बात कर रहे थे पर्याप्ति संबंध के विषय में। संबंध ही हमारा चल रहा है, आरंभ से मेरा जो विषय रहा है संबंधों सन्निकर्ष से हम चल रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संयोग, समवाय, स्वरूप, कालिक, है ना, ये सब साख्या संबंध, परंपरा संबंध, वृत्ति नियामक संबंध, वृत्ति नियामक संबंध, इन सब की हमने चर्चा कर लिए। तो उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए ग्रंथकार के विशिष्ट संबंध की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस संबंध का नाम है पर्याप्ति। तो थोड़ी भूमिका हमें कल इस पे पर्याप्ति पर आपसे की। संख्या के विषय में हमने चर्चा की कि संख्या एक गुण है जो कि सर्वद्रव्य वृत्ति गुण है। 9 द्रव्य में संख्या रहती है ना, नंबर लिखा है सर्वद्रव्य वृत्ति। उसमें से जो एकत्व संख्या है वो नित्य है, नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम दोनों है। और द्वित्वादी जो संख्या है वो सर्वथा अनित्य होते हैं, चाहे वो नित्य में रहे अथवा अनित्य में रहे। ये हमने चर्चा की। तो वहां पर एक प्रश्न आया कि हमारे सामने जब कोई एक वस्तु है, एक घट है, तो हम उस घट को देख करके बोलते हैं अयम एको घटः, अयम एको घटः। तो ये तो ठीक है, स्वाभाविक है, क्योंकि घट में एकत्व संख्या है। एको घटः शब्द का अर्थ हुआ एकत्ववान घटः। तो घट में एकत्व संख्या है, तो ये स्वाभाविक है। घट में क्योंकि एकत्व संख्या है और हम एकत्ववान घटः बोल रहे हैं, तो एकत्व घट में किस संबंध से है? समवाय संबंध से। अब वहां उसकी प्रतीति हो रही है, तो प्रतीति स्वाभाविक है, ठीक है। अब इसमें द्वित्व संख्या है कि नहीं प्रश्न हुआ, तो इस घट में द्वित्व संख्या भी है। जब हम अयम एका कहेंगे तो जब हम एको घटः दो घट हमारे सामने होंगे तो हम कहेंगे कि द्वित्व है, दोनों घटों में द्वित्व है। एक घट जो हमारे सामने है इसमें भी द्वित्व संख्या है, इसमें भी द्वित्व संख्या है। तब इसमें द्वित्व संख्या है तो उसमें प्रतीति होनी चाहिए अयम दो, अयम दो। जैसे दो घट के रहने पर हमको प्रतीति होती है इमौ दो। इमौ दो प्रतीति क्यों हो रही है? क्योंकि इन दोनों में द्वित्व संख्या है। तो द्वित्व संख्या के रहने पर दो ये प्रतीति होती है। एक में भी जब द्वित्व संख्या है तो इसमें इमौ दो प्रतीति होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? बल्कि हमको उल्टा होता है कि अयम न दो, अयम एकः न दो, उसमें हम द्वित्व का निषेध कर रहे हैं। अयम द्वित्वा भावान, इसमें द्वित्व नहीं। तो यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो गई कि हम कहते हैं कि एक घट में द्वित्व रहता है, रह सकता है, और है भी उसमें। जब हम अपेक्षा बुद्धि होती है तो वहां पर द्वित्व होता है, और हम अयम एकः न दो द्वित्व का निषेध भी कर रहे हैं। तो द्वित्व वहां पर है, ये भी हमको बताना है। ये भी हमारी प्रतीति, वास्तविक की प्रतीति है, स्वाभाविक है। हम जानते हैं कि उसमें द्वित्व है, और हमको ये भी बताना है कि इसमें द्वित्व नहीं है। हम निषेध भी कर रहे हैं, दोनों एक साथ हम कर रहे हैं एक ही परिस्थितियों में। तो वस्तु का सत्व का भी प्रतिपादन करना और उसका असत्व का भी प्रतिपादन करना एक ही अधिकरण में, एक ही काल में, वो तब हो सकता है जब, कब हो सकता है? कहीं कहीं यही से उत्तर आया था। एक ही समय पर हम कहें कि वस्तु कोई चीज है और नहीं भी है उसी अधिकरण में। हाँ, संबंध के भेद होने पर, संबंध भेद की विवक्षा करने पर एक ही अधिकरण में हम वस्तु का सत्व और असत्व दोनों का प्रतिपादन एक साथ कर सकते हैं। भूतल में घड़े के रहने पर भी अत्र भूतले समवाय संबंधेन घटो नास्ति। जिस भूतल में घट संयोग संबंध से विद्यमान, अत्र भूतले घट अस्ति, ये भी प्रतीति प्रमा है। अत्र भूतले घटो नास्ति, ये भी प्रतीति प्रमा है। कब? जब हम संयोग संबंधेन घट अस्ति बोल रहे हैं तो प्रतीति प्रमा है, और समवाय संबंधेन घट नास्ति बोल रहे हैं तो भी प्रतीति प्रमा है।
दोनों प्रतीति सही है, भूतल में घट है संयोग संबंध से और समवाय संबंध से नहीं है, तो इसलिए समवाय संबंधन घटो नास्ति, तो भूतलम घटा भाववत, ये प्रतीति भी यथार्थ है। तो इसका तो यहाँ पर भी हमको दुत्व में भी हमको दोनों बात हो रही है, दुत्व की प्रतीति हो भी रही कि दुत्व है और दुत्व नहीं है, ये भी हम तो दोनों प्रतीति कर रहे हैं। तो वो कब हो सकता है? ज्ञान एक ही होगा। एक सेकंड बाद हो गया। अब जहाँ एक घड़ा रखा हुआ है उस समय में घटवत अलग लक्षण हो गया, अथवा दो लोगों को दो लोगों ने एक ही बार में कहा, एक ने कहा घटवत भूतलम, दूसरे ने कहा घटाभाव भूतलम। दो व्यक्तियों को दो ज्ञान हो सकता है, एक ही व्यक्ति को एक कालावच्छेद में दो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जब तक घट भूतल में है तब तक तो हम 10 साल भी उस भूतल में घट रहेगा, उस भूतल में घट रहेगा, तो तब तक घटवत भूतलम प्रतीति होगी ना। जितने भी लोग कहेंगे क्या कहेंगे? भूतलम घटवत। घट तो एक क्षण के लिए नहीं रह रहा है, 1 साल के लिए रह रहा है, मान लो 1 घंटे के लिए रह रहा है। उस समय में भी हम कहें, एक आकर कह रहा है कि भूतल में घटवत, दूसरा व्यक्ति आकर बोल रहा है, अथवा हम ही बोल रहे हैं इदम भूतलम घटवत, फिर हमने दूसरा शब्द प्रयोग किया उसके बाद इदम भूतलम घटा भाववत, और हम एक दावा कर रहे हैं कि दोनों प्रतीति हमारी प्रमा है। तो आप इसको कैसे मानोगे? कब मानोगे? जब हम संबंध भेद की विवक्षा करेंगे तब। ठीक, संबंध भेद की विवक्षा नहीं करेंगे तो दोनों बुद्धि विरोधी है, एक साथ दोनों एक ही अधिकरण में दोनों घटवत्ता प्रतीति और घटाभाववत्ता प्रतीति इसी भूतल में नहीं हो सकती, लेकिन ये हो रही है। तो इस संबंध भेद की विवक्षा से ऐसा हो सकता है ना। जैसे वायु में रूपक का अभाव भी है, रूपाभावान वायु प्रतीति हम लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, और हम कहेंगे रूपवान वायु, कालिक संबंध की विवक्षा कर देंगे, तो कालिक संबंध की विवक्षा से रूपवान वायु प्रतीति प्रमा है, तो इसमें कोई विरोध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रूपवान वायु प्रतीति भी प्रमा है, रूपाभावान वायु प्रतीति भी प्रमा है, लेकिन वायु में रूपवत्ता भी हो रूपाभाववत्ता भी हो, दोनों तो स्वाभाविक रूप से तो नहीं हो सकता। तो हो सकता है कब? जब हम संबंध विवेक की विवक्षा करेंगे। तो ये हो गया हमारे दृष्टांत उदाहरण जो हम जानते हैं। एक उदाहरण हमारे लिए सहज है समझने के लिए, उसी को हम यहाँ पर घटाएंगे। संख्या में जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अयम नद्दौ, ये प्रतीति हो रही है एक ही घट में, ठीक है, और अयम दुत्तवान, ये प्रतीति भी हो रही है, इसमें दुत्व है, ये भी प्रतीति हो रही है, क्योंकि दुत्व है दोनों में, दुत्व है तो प्रत्येक में भी है, और हम निषेध भी कर देंगे तो एक घड़ा है, दो कहाँ है, तो दोनों प्रतीति को प्रमा मानना है, दोनों को प्रामाणिक प्रतीति माननी है। तो कब संभव है? तो उसके लिए वही युक्ति है कि संबंध भेद की हम विवक्षा यदि कर सकते हैं तो दोनों प्रतीति विरोधी नहीं होगी, दोनों प्रतीति सही हो सकती है। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक स्वाभाविक संबंध है, संख्या क्योंकि दुत्व क्योंकि संख्या है, इसलिए उसका जो संबंध होगा वो समवाय संबंध होगा। जब दुत्तवान एक प्रतीति हो रही है तो हम कहेंगे समवाय संबंध से दुत्व की प्रतीति घट में हो रही है, हो गया। लेकिन जब हम दुत्व का निषेध कर रहे हैं तो हम किस संबंध से निषेध कर रहे हैं? जबकि दुत्व वहां पर है, तो हम कहेंगे दुत्व पर्याप्त संबंध से एक घट में नहीं रहता। तो पर्याप्त नामक एक संबंध की नवीनों ने स्वीकार किया है। तो पर्याप्त संबंध की क्या विशेषता है? पर्याप्त नाम से ही उसमें समझ में आएगा। पर्याप्त संबंध का इन्होंने, जैसे इन्होंने ग्रंथकार ने यहाँ पर कहा है, पर्याप्ति पर्यवसानम साकल्येन संबंध, ठीक है, अर्थात यस्य यावन्त आश्रया सन्ति तावत्सु एव आश्रयेषु मिलितेषु एव संबंधः। ठीक, तो दुत्व की प्रतीति यदि हो रही है तो जब दो होंगे, दो घड़े हमारे सामने जब हैं, तब जाकर के वहां दो इमो दो ये प्रतीति जब होगी, तो दुत्व इन दोनों में है, दुत्व एक में भी है, लेकिन जब दो में ही हम जब प्रतीति करेंगे, इमो दो साकल्य में जब प्रतीति हम कर रहे हैं, तब वहां पर पर्याप्त संबंध हमको मानना चाहिए, है ना। उभयत्वम उभयत्रैव पर्याप्तम, दुत्व दो में पर्याप्त होता है, उसका सकल अधिकरण दो है। दुत्व प्रत्येक में भी रहेगा, लेकिन दुत्व का सकल अधिकरण क्या है ना। तो साकल्य संबंध जब हम कहेंगे तो दुत्व दोनों में रहेगा। तो जब दोनों के में प्रति जब दो होंगे तभी हम कहेंगे इमौ दो। एक जब रहेगा तो भले एक में दुत्व रह सकता है, लेकिन जब हम साकल्य की प्रतीति नहीं हो रही, अलग अलग प्रतीति हम कर रहे हैं, उस समय हम कहेंगे एक घट तो एक है, ये दो नहीं, ये घट दो नहीं है, तो इसमें दुत्व का निषेध भी करेंगे। तो दुत्व एक घट में भी है, किस संबंध से है? समवाय संबंध से है। एक घट में भी दुत्व समवाय संबंध से है, किंतु एक घट में दुत्व पर्याप्त संबंध से नहीं है। पर्याप्त संबंध से दुत्व केवल
दो घट में ही रहेगा। जब दोनों सामने दिखाएंगे तब कहेंगे ये दो है, तब हम मानेंगे। तो ये दो संबंध हो गया, संख्या का ही संबंध हो गया। द्वित्व का, उसी प्रकार तृत्व का, चतुष्ट का, जो भी जितनी भी संख्याएं होंगी उन सारे संख्याओं के लिए दो संबंध की हम विवक्षा करेंगे, समवाय संबंध और पर्याप्त संबंध। तो क्यों? तो उसके लिए ग्रंथकार हम पंक्ति पढ़ते हैं, बात समझ में आ गई। कल भी हमने चर्चा की थी। अयम न दो किंतु द्वित्वान, प्रतीति हमको हो रही है ना। अयम मतलब एक को दिखाकर बोलेंगे अयम, न दो, ये दो नहीं है, किंतु अयम द्वित्वान, इस प्रकार के प्रतीति होने के कारण दो द्वित्वान, ये दोनों पदयो अर्थ यहाँ दो पद, एक तो दो प्रतीति हम कर रहे हैं, द्वित्व को बताने दो ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अयम दो, अयम न दो, और द्वित्वान उसमें द्वित्व है, तो दो और द्वित्वान दो शब्द का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भेद हो रहा है, लेकिन अयम न दो प्रतीति हो रही है, अयम द्वित्वान प्रतीति हो रही है। ठीक है, तो ये जो भेद के अवधारण करने के लिए, भेद विशेष पदार्थ विशेष का अवधारण करने के लिए नवीनों ने पर्याप्त नाम का एक संबंध को स्वीकार किया है। तो पर्याप्त क्या है? साकल्य संबंध है। ठीक, वो आपने समझ लिया। यावंता आश्रया सन्ति तावत् सेव आश्रयेषु मिलितेषु एव संबंधः। अब इसका अर्थ क्या है? व्याख्या करते हैं ग्रंथकार। पर्याप्त संबंध है ना, द्वित्व संख्या मिलितयोरेव द्वयोर वर्तते, न तो एकैकस्मिन्। मिलित जब दो होंगे वहां पर द्वित्व संख्या पर्याप्त संबंध से रहेगी, एक एक में द्वित्व संख्या पर्याप्त संबंध से नहीं रहेगी, और एक एक में द्वित्व संख्या समवाय संबंध से रहेगी। उसी प्रकार से जो तृतीय संख्या है वो मिलित त्रिषु वर्तते, जब तीन रहेंगे कहेंगे इमे त्रयः, उसमें तृतीय संख्या है। ठीक है, एक एक में तृतीय संख्या अयम त्रयः ऐसा व्यवहार हम नहीं करेंगे। एक को जब लेंगे तो वहां तृतीय पर्याप्त संबंध से नहीं रहेगा। न तो एकस्मिन् द्वयोर्वा, एक में अथवा दो में तृतीय पर्याप्त संबंध से नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए अतएव द्वित्वादय, इनका एक अलग नाम है, इनके एक ग्रुप है, समूह है ना, जो पर्याप्त संबंध से रहने वाले हैं, उनको हम कहते हैं व्यासज वृत्तयः। व्यासज वृत्ति इनकी एक संज्ञा है। ठीक है, उसकी परिभाषा में हम जाएंगे नहीं अभी। अतएव द्वित्वादय संख्या व्यासज वृत्तयः। व्यासज वृत्ति, व्यासज मतलब सर्वमेव आधारम अधिकृत्य वर्तन्ते, सभी आधार को अधिकृत करके जो बैठे हैं। कोई द्वित्व दो में ही रहेगा, तृतीय तीन समुदाय में रहेगा, मिलित में रहेगा, चतुष्ट चार मिलित समुदाय में रहेगा। ऐसे दो तीन चार समुदाय में रहने वाले जो धर्म होते हैं उनको हम कहते हैं व्यासज वृत्ति, है ना। सर्वाधारम अधिकृत जो रहते हैं, ऐसे वस्तु को, ऐसे धर्म को हम संख्याओं को व्यासज वृत्ति कहेंगे। तो द्वित्व व्यासज वृत्ति है। द्वित्वादि जो संख्या है द्वित्व की तृतीय चतुष्ट आदि जो संख्या है व्यासज वृत्ति है। और जो व्यासज वृत्ति धर्म होते हैं वह उनका संबंध पर्याप्त संबंध होता है, वो पर्याप्त संबंध रहेगा। ठीक है, अब एक एक में रखना चाहेंगे तो समवाय संबंध से भी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एवं च द्विशब्दस्य पर्याप्त संबंधेन द्वित्वाधारता प्रतीतेः। द्विशब्द जब हम प्रयोग करते हैं वो क्या करता है? पर्याप्त संबंधेन द्वित्वाधारता का प्रतीति द्विशब्द के प्रयोग करने से होती है। द्वित्व का आधार है, द्वित्व का अधिकरण है, प्रतीति हमको हो रही है। तो एक पर्याप्त संबंधेन द्वित्वाधारता भाव, जो एक घड़ा है वो पर्याप्त संबंध से द्वित्व रहेगा एक घट में, क्योंकि जब हम अयम दो जब बोल रहे हैं तो द्वि शब्द का जब प्रयोग कर रहे हैं वो क्या करता है कि पर्याप्त संबंध से द्वित्वाधारता का प्रतिपादन करता है। अब हम एक घड़े को जब सामने रखेंगे तो एक घट में द्वित्व पर्याप्त संबंध से रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहेगा। इसलिए अयम न दो, द्वित्व नहीं है ना एक घट में, एक घट में द्वित्व पर्याप्त संबंध से नहीं है, तो द्वित्व का निषेध हम कर सकते नहीं कर सकते। जहाँ नहीं रहेगा वहां उसका निषेध कर देंगे। तो अयम न दो, इस प्रकार की प्रतीति हमको हो जाएगी, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वही जैसे हमने कहा वायु में रूप है कालिक संबंध से, तो हम कहेंगे कि और वायु में रूपाभाव भी है, रूप भी है और रूपाभाव भी है। तो रूप किस संबंध से है वायु में, और किस संबंध से रूप नहीं है वायु में? हाँ, वायु में समवाय संबंध से रूप नहीं है ना। वायु में किस संबंध से रूप है? कालिक संबंध से रूप है। किस संबंध से रूप नहीं है वायु में? समवाय संबंध से वायु में रूप नहीं है। तो हम कहेंगे वायु रूपम अस्ति, कालिक संबंध है ना, और हम कहेंगे वायु में वायु कालिक समवाय संबंध रूपम नास्ति। उसी प्रकार से हम एक घट में कहेंगे अस्मिन् घटे पर्याप्त संबंध, अस्मिन् एकस्मिन् घटे पर्याप्त संबंध न द्वित्वम नास्ति, इसलिए अयम न दो ये प्रतीति हो जाएगी। ठीक है, और अयम द्वित्वान भी प्रतीति हो जाएगी जब समवाय संबंध की विवक्षा करेंगे।
तो अयम द्वित्ववान एक प्रतीति। तो अब मधुप का जब प्रयोग करते हैं तो वहां पर सामान्यतः समवाय संबंध का जब हमको द्योतन करना होता है तो हम मधुप का प्रयोग करेंगे, द्वित्ववान द्वित्ववान आदि। अब हमको जब पर्याप्त संबंध का प्रयोग करना, उल्लेख को प्रतिपादन करना होता है, निर्दिष्ट करना होता है, तो हम द्वि त्रि इत्यादि शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अयम दो ऐसा प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अयम दो ऐसा जब हम बोल रहे हैं तो द्वि शब्द का जब हम प्रयोग कर रहे हैं वहां पर द्वित्वाधारता पर्याप्त संबंध से बोधित होगी और द्वित्वा पर्याप्त संबंध से एक में नहीं रहता। तो अयम दो ये प्रतीति प्रामाणिक नहीं होगी। अभी तो अयम न दो ये प्रतीति प्रामाणिक ही होगी। समझ में आई बात? तो जैसे वही उदाहरण, अब मैंने अभी पूछा आपको कि जैसे वायु में रूपाभाव रहता है ना, किस संबंध से रहेगा? वायु में रूपाभाव स्वरूप संबंध किस संबंध से नहीं रहता? समय संबंध से नहीं रहता है। किस संबंध से रहता है? हाँ, ये समझना जरूरी है। बहुत से विद्यार्थी इसमें फंस जाते हैं प्रश्न में, है ना, कि वायु में कालिक संबंध से रूप रहता है और समवाय संबंध से रूप नहीं रहता है। तो रूपाभाव वायु में किस संबंध से रहेगा? हाँ, तो वहां समवाय संबंध को जोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि समवाय संबंध अभाव का संबंध नहीं, वो प्रतियोगी का संबंध है। रूप समवाय संबंध से वायु में नहीं रहता है, रूप समवाय संबंध से पृथ्वी में, जल में, तेज में। तो रूप समवाय संबंध हम किसके साथ जोड़ते हैं? रूप के साथ। रूप समवाय संबंध से वायु में है कि नहीं प्रश्न है। तो रूप समवाय संबंध से वायु में नहीं है, इससे ये नहीं सिद्ध हो जाएगा। इससे ये तो सिद्ध हो जाएगा कि वायु में रूप का अभाव है, लेकिन ये नहीं सिद्ध होगा कि रूप का अभाव समवाय संबंध से रहता है, सिद्ध नहीं होगा। अभी तो अभाव का अपना संबंध है रहने का। अभाव का अपना संबंध क्या है? स्वरूप संबंध। उसका स्वाभाविक जो संबंध है स्वरूप संबंध है। तो अभाव हमेशा स्वरूप संबंध से रहेगा। लेकिन जब वस्तु का हम निषेध करते हैं, वायु में रूप नहीं है, तो हम किस संबंध से रूप का निषेध करते हैं? समवाय संबंध से रूप का निषेध करते हैं। इसलिए उसको हम प्रतियोगिता अवस्थित संबंध कहते हैं। वो आगे यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अतएव द्वित्वादय संख्या व्यास ये हो गया ना। एवं द्विशब्दस्य पर्याप्त संबंधेन द्वित्वाधारता प्रतीतेः एकस्य पर्याप्त संबंधेन द्वित्वाधारत्वाभावात्, ठीक है। अयम न दो इति प्रतीतिर्भवति, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अब उसी को आगे जो हम बात कर चुके हैं उसी को ग्रंथकार ने आगे और लिखा है। इस पुस्तक में बाइंडिंग अब आगे देखिए, समवाय वही बात है ना, समवाय संबंधेन पुनः द्वित्व संख्या द्वयो एकस्मिन् अपि तिष्ठति इति समवाय संबंधेन द्वित्वाश्रय इत्यर्थम अभिप्रेत्य द्वित्ववान इति प्रयोगः। तो दोनों प्रतीति हो रही ना, अयम द्वित्ववान ये भी प्रतीति होती है। हम शुरू से यही प्रश्न को लेकर चलेंगे, दोनों प्रतीति कैसे हो रही है, ये हमने ग्रंथ आरंभ किया, प्रश्न उठाया। अयम द्वित्ववान, क्योंकि द्वित्व यहाँ पर भी है, अयम एक है ना। जैसे हमने कल पूछा था कि आकाश में द्वित्व संख्या है कि नहीं, तो आकाश में द्वित्व संख्या है। कैसे है? किसे सिद्ध करेंगे आकाश में द्वित्व है? आकाश तो एक है, उसमें द्वित्व संख्या कैसे रहेगी? आकाश तो एक है ना, आकाश में एक का तो संख्या रहेगी। दो आकाश है, आकाश और काल जैसे दो पदार्थ। हाँ, जब हम कहेंगे एक आकाश एक काल, दो है ना, काला आकाशो नित्यो, हमने कहा काल और आकाश दोनों नित्य हैं। तो जब हम इस प्रकार की प्रतीति कर रहे हैं तो उस प्रतीति से ये सिद्ध होता है, वो जो द्वित्व की हमको प्रतीति हो रही है उस द्वित्व का आश्रय काल भी है और आकाश भी है, इसलिए आकाश में द्वित्व रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से घट पर सब जगह द्वित्व रहेगा। तो द्वित्व है भी, इसका मतलब प्रत्येक में भी, एक में भी द्वित्व रहता है। जब एक में द्वित्व रहेगा तो फिर अयम न दो प्रतीति क्यों हुई, है ना। द्वित्व नहीं, अयम न दो द्वित्व नहीं, यही ना प्रश्न हमने यहीं से शुरू किया ना, ठीक है। तो उसके लिए हमने कहा, बता दिया कि संबंध भेद है, संबंध भेद की विवक्षा करनी है। तो अब पर्याप्त संबंध को लेकर के वहां पर व्यवहार हो रहा है, क्योंकि द्विशब्द का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो पर्याप्त संबंध समझना चाहिए, ठीक। अब फिर अब आगे प्रश्न आया कि फिर द्वित्ववान प्रतीति क्यों हो रही है? अयम द्वित्ववान भी तो प्रतीति होती है। तो उसके लिए समाधान दे रहे हैं कि समवाय संबंध की जब विवक्षा करेंगे तो अयम द्वित्ववान प्रतीति भी हो जाएगी। एक ग्रंथकार कह रहे हैं समवाय संबंध न पुनः द्वित्व संख्या द्वयो एकस्मिन् अपि तिष्ठति, दो में भी है, एक में भी है, प्रत्येक में हो, इसलिए समवाय संबंध द्वित्वाश्रय, समवाय संबंध से द्वित्व रहता है। इस प्रकार को अभिप्रेत, इस प्रकार की इच्छा भावना को लेकर के द्वित्ववान इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो दोनों प्रतीति हमारे प्रमा है, ठीक है। इसके लिए क्या उदाहरण हमने दिया?
द्वत्व है भी नहीं भी है ना। नहीं, ये तो हो गया दृष्टांत। उसके लिए हमने क्या उदाहरण लिया? उदाहरण में हमने कुछ बात की थी ना, वायु में रूप की उदाहरण लिया। रूप, वायु में रूप है भी हम कह सकते हैं, रूपवत्ता प्रतीति भी हो रही है, रूपाभाववत्ता प्रतीति भी हो रही है। तो दोनों प्रतीति होने में कोई बाधा नहीं है। क्यों? संबंध भेद की हमने विवक्षा की है, तो द्वत्व में भी हमको वही काम करना है, तो कोई समस्या नहीं। ठीक हो गया। ततस्य अयम न दौ किंतु द्वत्वान, ये जो वाक्य है ना, हम कहते हैं अयम न दौ, अयम एकः घटः, अयम न दौ किंतु अयम द्वत्वान, ये प्रतीति हो रही नहीं हो रही? हो रही। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका उपसंहार करें ग्रंथकार उसी बात को। अयम पर्याप्त संबंध न द्वत्वान, अयम न पर्याप्त संबंध न द्वत्वान किंतु समवाय संबंध न द्वत्वान। इसमें द्वत्व है भी नहीं भी है। पर्याप्त संबंध से इस एक घट में द्वत्व नहीं है, किंतु समवाय संबंध से इस एक में भी द्वत्व है। ये दोनों अर्थ होने के कारण अयम न दौ किंतु द्वत्वान, वायु रूपवान किंतु रूपाभावान, अभी दोनों हम प्रतीति कर सकते हैं। ठीक, ये पर्याप्त संबंध की चर्चा हो गई। संख्या दिनामिव पक्षमाणाया अवच्छेदकताया भी पर्याप्त संबंध अंगीक्रियते। आगे जब आप पढ़ेंगे कल परसों, तो वहां अवच्छेदकता की बात जब आएगी, तो अवच्छेदकता जो पदार्थ है, प्रतियोगिता अवच्छेदकता, प्रकारता अवच्छेदकता, आधेयता अवच्छेदकता, ठीक है, तो उनका भी उसका भी संबंध एक तो स्वरूप संबंध होता है। ये सब उपाधियां है, अवच्छेदकता, प्रतियोगिता, अनियोगिता, ये सब क्या है? उपाधियां है। तो इनका संबंध स्वरूप संबंध एक होता है, और दूसरा उसका संबंध पर्याप्त संबंध भी होता है। इसकी चर्चा ग्रंथकार आगे करेंगे। अभी हम संख्या में जो समझ लिए हैं, तो वहां समझने में आगे दिक्कत नहीं होगी। जब आप आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक, आगे बढ़े। कोई प्रश्न? अब वृत्ति, अब हम वही लाइन में संबंध और, ठीक है, उसमें से जो परंपरा संबंध है वो सब वृत्ति नियामक संबंध होते हैं, और जो साक्षात संबंध है वो वृत्ति नियामक होते हैं। लेकिन वो भी ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा वृत्ति नियामक हो। जैसे संयोग संबंध है, सारे संयोग संबंध हमेशा वृत्ति नियामक नहीं होते हैं। कभी कभी वो वृत्ति नियामक भी होते हैं, कभी कभी वो वृत्तिता के अनियामक भी होते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा हमारी हुई। अब वृत्ति नियामक संबंध में दो और संबंध की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम अनौपचारिक रूप से आपसे पहले ही कर चुके हैं, है ना। अब यहाँ ग्रंथकार के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो विषयता और विषयिता, है ना, विषयता और विषयिता। ठीक, तो गुरुजी नमस्ते। ज्ञान, जब विषयता की बात आएगी तो सबसे पदार्थ कौन कौन है पता है? ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, है ना। द्वेष और भावना, 5 होते हैं। ज्ञान, इच्छा, कृति, द्वेष, भावना, पंच विषयाः। ज्ञान, इच्छा, कृति, द्वेष, भावना। मुख्यतः हम लोग 3 में ज्यादातर व्यवहार करते भी है, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न। वैसे ज्ञान में ज्यादा प्रयोग होता है, इच्छाओं का हम बहुत ज्यादा कम चर्चा करते हैं, कृति का भी बहुत कम चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ, ज्ञानी है। मुख्य इच्छा जब कहेंगे तब, हाँ, मोक्ष इच्छा से जब कहेंगे तब जाकर के विषय, विषय सप्तमी है ना वहां पर। ठीक, मोक्ष इच्छा अस्ति। तो विषयता संबंध एक विषयिता संबंध है ना। स्वयं भाव में हमने बात की, स्वत्व संबंध और स्वामित्व संबंध, है ना, राज्ञ पुरुष। और ज्ञान और घट की हमने चर्चा की। जब हम कहेंगे ज्ञान का तो वास्तव में जो आश्रय होता है वो आत्मा है, ज्ञानवान आत्मा, ज्ञानाधिकरण आत्मा। किंतु जब ज्ञान जब हमको हो रहा है तो ज्ञान सापेक्ष है, निरपेक्ष, निर्विषय ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान सविषय की होता है ना, निर्विषय ज्ञान होता नहीं है। तो है ना, निर्विषय कस्य तत्व तस्य स्वप्रकाशत्व हानि, ऐसा कहीं लिखा है ना, जिन्होंने मुक्तावली पढ़ी है। ठीक है, स्वप्रकाशत्व की हानि हो जाए। ज्ञान स्वयं प्रकाश है, तो किसी ने किसी को तो प्रकाशित करेगा ही करेगा। किसी को कोई प्रकाशित करने के लिए नहीं मिले तो किसी अपने आप को करेगा, है ना। जब दीपक स्वयं प्रकाश है तो किसी न किसी को प्रकाशित करेगा ना। यदि कोई विषय है ही नहीं जिसको प्रकाशित करना होगा तो अपने आप को प्रकाशित करेगा, तो करेगा तो। इसलिए ज्ञान स्वयं प्रकाश है, इसलिए वो सब विषय होता है। ज्ञान हमेशा सब विषय होता है, तो ज्ञान का कोई ना कोई विषय होगा। तो हमारा घट है, घट का ज्ञान हो गया, तो घट का जब ज्ञान हुआ तो घट को हम कहेंगे विषय कहेंगे, तो घट विषय होगा। तो ज्ञान का संबंध जिस प्रकार आत्मा के साथ है समवाय संबंध, उसी प्रकार ज्ञान का संबंध घट के साथ भी है। घट का संबंध हुआ ना ज्ञान, घट का ज्ञान है, घटस्य ज्ञानम। तो षष्ठी का प्रयोग इसलिए भी कर रहे थे, वहां पर संबंध है, संबंध में षष्ठी हुई है। तो घट और ज्ञान के बीच में कोई न कोई संबंध है, घटस्य ज्ञानम।
तो वो जो संबंध क्या है, प्रश्न हुआ। तो वहाँ दोनों संबंध हो सकते हैं, विषयता संबंध हो सकता है अथवा विषयिता संबंध हो सकता है। अब हम देखेंगे ज्ञान का संबंध घाट में ले जाना हो तो विषयता संबंध, जहां पर ले जा रहे हैं उसका धर्म को पकड़ना है ना। अनियोगी वृत्ति धर्म, इसको हम लोग बोलते हैं अनियोगी वृत्ति धर्म संबंध भवति। जहां पर आप ले जा रहे हैं उसका धर्म पकड़ लेना है। तो विषय में ले जा रहे हैं तो विषय का धर्म क्या है, विषयता, तो उसी को संबंध बनाना है, विषयता अथवा विषयत्व आप बोलो, एक ही बात है। तल प्रत्यय करो असत्व प्रत्यय करो, विषयत्व संबंध। तो विषयत्व संबंध से ज्ञान घट में रहता है, मतलब अपने विषय में कोई भी, यहाँ घट का ज्ञान हम लिया तो घट में रहेगा, फल का ज्ञान हुआ तो फल में रहेगा वो ज्ञान विषयता संबंध से। ठीक है, तो विषयता संबंध से ज्ञान कहाँ कहाँ रह सकता है, ज्ञान के विषय कौन कौन हो सकते हैं, जितने भी पदार्थ है सारे ज्ञान का विषय। हाँ हाँ, ज्ञान का विषय नहीं, वो नहीं, वो विषय हो गए। ज्ञान के विषय कौन कौन हो सकते हैं, जैसे ज्ञान का विषय कौन हो सकता है, हाँ सब हो सकता है, सब हो, सकल पदार्थ ज्ञान के विषय हो सकते हैं। इसलिए सब ज्ञान के विषय है, इसलिए उनको हम कहते हैं वो ज्ञेय है ना, ज्ञेय सब कुछ ज्ञेय है। तो ज्ञेय मतलब ज्ञान का विषय, ज्ञेय मतलब ज्ञान का विषय। उसके लिए एक और संज्ञा है प्रमेय, प्रमेय, प्रमेय मतलब क्या है, प्रमा का विषय। प्रमा मतलब क्या है, कौन सा ज्ञान, यथार्थ अनुभव, यथार्थ अनुभव प्रमा। ज्ञान नहीं बोलना, ज्ञान बोलने पर स्मृति भी आ जाएगी ना, है ना। स्मृति तो प्रमा है नहीं, स्मृति तो प्रमा में, स्मृति के विभाग में प्रमा के विभाग में स्मृति को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो प्रमा माने यथार्थ अनुभव। तो जो यथार्थ अनुभव तो ज्ञान ही एक प्रकार का, प्रमा माने एक प्रकार का ज्ञान ही है, लेकिन वो ज्ञान का भेद हुआ। ठीक है, तो ज्ञान का प्रमा का विषय सब कुछ हो सकता है, सब कुछ प्रमेय, सात पदार्थ होते हैं, सब प्रमेय। तो ज्ञेय, तो हम जो ज्ञेय तो बोलते हैं उसका अर्थ होता है ज्ञान विषयता। ज्ञेय का अर्थ ये होता है ज्ञान विषयता। प्रमेय तो मतलब प्रमेय विषय, प्रमा विषयता, प्रमा विषयता, विषयता ही प्रमेयता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब हमको फल का ज्ञान हुआ, इदम फलम नारिकेल फलम, तो नारिकेल फल विषय जब ज्ञान हुआ तो उस ज्ञान का विषय हो गया नारिकेल फल। ठीक है, तो ज्ञान विषयता संबंध से कहाँ जाएगा, नारिकेल फल में रहेगा, किंतु वहां पर आधार देवाव होता नहीं है, केवल संबंधिता मात्र का व्यवहार होता है। इसलिए यह विषयता संबंध वृत्तता का अनियामक संबंध है। उसी प्रकार विषयिता जो संबंध है, तो विषयिता संबंध से कहाँ किसको ले जाएंगे, नारिकेल फल को ज्ञान में ले जाएंगे। किसी भी विषय को जब ज्ञान में ले जाएंगे तो संबंध हो जाएगा विषयिता संबंध। विषयिता संबंध से नारिकेल फल ज्ञान में चला जाएगा तो संबंधी हो जाएगा, वहां पर आधार देवाब नहीं होता, इसलिए वो भी संबंध वृत्तता का अनियामक संबंध है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है तत्र विषया घटपटादयो ज्ञान इच्छादो, ज्ञान इच्छा बाकी से कृति प्रयत्न द्वेष भावना आप ले लेंगे 5 पूरे को, विषयिता संबंध है ना वर्तनते। तो घटपट आदि विषयिता संबंध से ज्ञान में भी रहेंगे। अब घट की इच्छा हो गई तो वहां पर इच्छा विषय है, घट विषय प्रयत्न हुआ तो वहां पर प्रयत्न विषय हो गया। तो जो विषय आपके सामने उपस्थित हो रहा है उस विषय में वह विषय विषयिता संबंध से रहता है, हो गया। और विषयता संबंध है ना, विषयता संबंध जैसे ज्ञान इच्छा आदि जो विषय सविषय पदार्थ है विषयी, वो घटपट आदि में घटपट आदि विषय में रहते हैं। ठीक हो गया जी, स्पष्ट है जी। कोई प्रश्न नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे अब थोड़ा सा आगे वही है, संबंधों को लेकर के बात करनी है। अब यहाँ थोड़ी सी कुछ और बात है, छोटी मोटी। संबंधो यद्यपि उभयनिष्ठ यथा कुंडबदरयो संबंध कुंडे बदरे च अस्ति तथापि किनचित् संबंधेन कश्चिदेव कुत्रचिदेव तिष्ठति। अब देखिए, संबंध जो है दुष्ट है ना। संबंध दुष्ट किसी ने पूछा था ना लक्षण, हाँ संबंध दुष्ट होता है। ठीक, तो संबंध दुष्ट है, दुष्ट मतलब दो में रहेगा, द्वयो तिष्ठति उभयनिष्ठ, यहाँ इन्होंने उभयनिष्ठ लिखा, वो दुष्ट में संदेह हो जाता है कि दुष्ट तो नहीं बोल रहे हैं संबंध दुष्ट है, इसलिए उभयनिष्ठ करने से आसानी है ना, कोई समस्या नहीं है, इसमें संदेह नहीं होता कि दुष्ट बोल रहे हैं कि दुष्ट बोल रहे हैं। तो संबंध उभयनिष्ठ। तो कुंड और बदर है ना, कुंड और बदर, तो कुंड पता है ना, वो बांदर की कहानी कुछ सुनी थी ना बचपन में। बंदर क्या करता है, वो बैर
कहानी आप सुने नहीं आप लोगों ने? हाँ हाँ, हाथ फंस जाता है ना उसका, ठीक है, अंदर डालता है बदर को निकालने के लिए कुंड में, उसका मुंह छोटा है, पुराने ऐसे बर्तन होते हैं ना, मुंह छोटा होता है, और अंदर हाथ डाल दिया, अब और मुट्ठी भर पकड़ लिया, और मुट्ठी बंद किया तो बाहर नहीं था। अब वो सोचता कि कुंड ने हमको पकड़ लिया है ना। तो वेदांती लोग ये कहानी सुनाते हैं, बाबा जी लोग, समझ में आया? लोग कहते हमने, दुनिया ने हमको पकड़ रखा है, तो कहते दुनिया ने तुमको नहीं पकड़ रखा है, अभी तो तुमने दुनिया को पकड़ रखा है, छोड़ दो, कौन रोक रहा है? उनको बाबा जी बनाना होता है ना, वो सब सुनाते समझ में आई? ठीक, तो वहां भी वो सोचता कि हम जो है उसने पकड़ लिया, कुंड ने पकड़ लिया, बंदर को उसकी बुद्धि तो होती नहीं, तो जब छोड़ेगा तो फिर वो बदर मिलेगा नहीं वहां पर, ठीक, खाली हाथ मिलेगा। तो चलो वो तो हो गई कहानी की बात। तो यहाँ पर कुंड है, कुंड में बदर है, तो बदरवान कुंड। अब कुंड और बदर के बीच जो संबंध है, कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। क्या संबंध है? संयोग संबंध है। अब वो जो संयोग संबंध है वो दोनों में है, कुंड में भी है, बदर का संयोग कुंड में है, कुंड का संयोग बदर में है। संयोग जब दोनों में है तो जिस प्रकार बदरवान कुंड ऐसा प्रयोग होता है, उसी प्रकार कुंडवत बदरम ऐसा भी प्रयोग होना चाहिए। जैसे कुंडे बदरम ऐसा प्रयोग हो रहा है, उसी प्रकार से बदरे कुंड, कुंड पुल्लिंग है ना कि कुंडम, कुंडम बदरे कुंडम ऐसा भी प्रयोग होना चाहिए। बदर, अच्छा बदर पुल्लिंग है, ठीक है। तो कुंडे बदरा ऐसा जैसे प्रयोग हो रहा है, उसी प्रकार से बदरे कुंडम, क्योंकि संयोग संबंधों को लेकर के ना प्रतीति हो रही है। हम जो बदरवान कुंड, बदरवत कुंडम ऐसा जो प्रयोग कर रहे हैं, कुंडे बदरम प्रयोग कर रहे हैं, कुंडे बदरा प्रयोग जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुंड और बदर के बीच में संयोग संबंध है। संयोग संबंध है ना, वो विशिष्ट बुद्धि का नियामक है। तो अब वो संयोग दोनों में बराबर है, कुंड में भी है, बदर में भी है। तो दोनों में होने के कारण जिस प्रकार कुंडे बदरा ऐसा प्रयोग होता है, उसी प्रकार बदरे कुंडम ऐसा भी प्रयोग होना चाहिए। ऐसा प्रयोग क्यों नहीं होता, ये प्रश्न हो गया। समझ में आया? वो कुछ कहानी सुनाते ना, घृते पात्रम पाते घृतम नैयायिकों कहानी सुनाते, ठीक है। तो यही हो गया, उसी का सब उदाहरण हो गया है, ठीक। पात्र में घृत है, घृत में पात्र, कौन आधार है कौन अधिकरण है। तो ये हो गया प्रश्न। किंतु हमको इतना पता है कि कुंडे बदरम, कुंडे बदरह, थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ पर मुझे भ्रम हो गया, दोनों है ना, हाँ, इसलिए वो हमको अभ्यास है। लेकिन यहाँ जो लिखा है बदरह, तो बदरम दोनों है, ठीक है। तो कुंडे बदरम ऐसे प्रयोग हम लोग हमें प्रयोग करते हैं ना। हम क्या प्रयोग करते हैं? कुंडे बदरम, यही प्रयोग होता है। बदरे कुंड में ऐसा प्रयोग नहीं होता, ये तो हमको निश्चित है। लेकिन प्रश्न आ गया कि क्यों नहीं होता, ठीक है, होना चाहिए। अब आपत्ति भी सही है, लेकिन हम इतनी भी उत्तर पक्ष में हम निश्चित है कि प्रतीति यही होती है, यही प्रतीति प्रामाणिक है कि कुंडे बदरम, बदरे कुंड में प्रतीति प्रामाणिक नहीं है। ये हम दोनों स्थित, हम अपने दृष्टि में सही है, लेकिन बीच में प्रश्न खड़ा हो गया क्यों? नियामक तो संयोग है। व्याकरण की दृष्टि से जैसे बदरे कुंडम प्रयोग होता है, कुंडे बदरम, ये प्रयोग भी साधु है, लेकिन इसकी साधुता प्रामाणिक नहीं है, हाँ, अनुभविक नहीं है, ठीक है। योग्यता आदि चाहिए, अथवा संबंध की व्यवस्था करे अलग बात है, लेकिन सामान्य प्राथमिक रूप से वो होता नहीं है, हमारे व्यवहार में ऐसा आता नहीं, ठीक। लेकिन अब प्रश्न है कि तो आखिर क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि संयोग तो दोनों में बराबर है प्रश्न। तो इस प्रश्न के लिए ग्रंथकार कहते हैं कि वहां पर हमको कुछ संबंध को जब हम जान रहे हैं तो वहां पर कुछ समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? यही कि संबंध यद्यपि उभयनिष्ठ है, जैसे कि कुंड और बदर का जो संबंध है वो कुंड में भी है, बदर में भी है, फिर भी केनचित् संबंधेन कश्चिदेव कुत्रचित् एव तिष्ठति। जब हम तिष्ठति बोलेंगे तो कोई कहीं पर रहता है, सब कुछ कहीं भी रह जाएगा, उल्टा पुल्टा ऐसा होता ये वहां पर निश्चित होता है, ठीक है। यथा संयोग संबंधेन कुंडे एव बदरः तिष्ठति, है ना, सप्तमी हो, संयोग संबंध से कुंड में ही बदर रहता है, न तो बदरे कुंडम, बदर में कुंड नहीं रहता। उसी प्रकार से घटवत भूतल हम बोलते हैं, तो घट और भूतल के बीच में कौन सा संबंध है? तो संयोग तो दोनों में बराबर है ना, घट और भूतल में। घट का संयोग भूतल में, भूतल का संयोग घट में, तो घट का संयोग भूतल में होने के कारण जब घटवत भूतल में प्रतीति हो रही है, तो भूतल का संयोग घट में होने के कारण भूतलवान घटः
ऐसी भी प्रतीति होनी चाहिए। घटे भूतलम, ये भी प्रतीति होनी चाहिए। ये प्रश्न वही है कुंडे बदन वाला प्रश्न, ठीक। तो लेकिन ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता? तो ग्रंथकार कहते हैं अत्र कारण में तत्, है ना। देखो वहां बता रहे हैं अत्र कारण में तत्, यहाँ पर ये कारण है। क्या कारण है? संबंध से एकम प्रतियोगी अपरंच अनियोगी भवति, है ना। संबंध का एक प्रतियोगी होता है और एक अनियोगी होता है, ठीक है। एक मैं यहाँ भी ढूंढ लूं किताब में कम। संबंध से एकम प्रतियोगी अपरंच अनियोगी भवति। अब देखिए प्रतियोगी अनियोगी जब बात आई ना, तो ये थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगी अनियोगी शब्द एक पारिभाषिक शब्द है ना। प्रतियोगिता अनियोगिता से बहुत लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या बोला, और अवच्छेदकता से और ज्यादा डरते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता अनियोगिता ये सब पारिभाषिक शब्द है। ये पारिभाषिक शब्द से डरना नहीं है, तो अपने सहयोग के लिए बनाया गया है ना, ठीक है। जैसे हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो इसमें कई चीजें होती है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑन करना होता है, फिर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना, लिंक क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसको शेयर करते हैं। तो लेकिन ये पता है तो इससे सहजता होती है कि ये मुश्किल टेढ़मेढ़ा होता है, हमारे जीवन को सहज करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जो सिस्टम को जानता नहीं, समझता नहीं, उसके लिए तो बड़ा बवाल है ना। मुझे पता नहीं क्या बवाल लगा दिया है। देखिए हमें यहाँ बैठ कर कितने लोग, वहां देखो 42 लोग बैठ कर सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ बैठे, सहज हो रहा है ना, ठीक है। हम लोग वहां स्क्रीन में लगा कर बैठे हुए हैं, उस पर भी अच्छा ऑनलाइन। हाँ, हमारे यहाँ अभी कक्षाओं के लिए, अब इसके लिए वर्कशॉप नहीं, क्लास के लिए एकदम मना है। कोई भी ऑनलाइन से आता है तो मना करते हैं। वो भूत चढ़ गया ना, वो भूत कम से कम हटे, उसके बाद फिर वो शुरू करेंगे। इसको रोक नहीं सकते, अब इसकी उपयोगिता है। लेकिन लोग अब आलसी हो गए, चलो घर में बैठ करके करो सब, इसलिए थोड़ा सा। बाहर में तो कई जगह पर लोगों ने, ऑफिस में तो उन्होंने बंद नहीं कर दिया कि अब घर से काम करो। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है क्या कर रही है, हफ्ते में एक दिन आकर के मीटिंग कर लेते हैं, बाकी सारा काम मीटिंग में वहीं पर हो जाती है। तो उनको जो स्पेस लेना पड़ता था किराया दे करके, बच जाता है उनको, और काम और ज्यादा। पहले 10 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, अब 24 घंटे की ड्यूटी। घर में जब भी बैठा है क्या करेगा आदमी, चलो थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको फायदा, उसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई। चलिए, तो ये तो दूसरी बात हो गई। थोड़ा शंका थे, हाँ, जैसे अभी आपने कुंडे बदन कहा था, तो उसमें सहयोग संबंध को लेंगे। जैसे मैं समझ रहा हूँ आधार आदि भाव संबंध नहीं है मुझे। आधार आदि भाव नाम का ऐसा कोई संबंध नहीं है। जहां पर जैसे हम घटवत भूतलम कहा, तो यहाँ पर आधार आदि भाव है कि नहीं? क्यों आधार आदि भाव है? क्योंकि आधार एक आधे एक आधार है, और उस आधार आदि भाव का नियामक वहां पर कौन है? वो संबंध, वो से संबंध है, संयोग संबंध है, तब जाकर आधार आदि भाव बन रहा है ना। मतलब ये आधार आदि भाव संबंध नहीं है, वो संबंध वो लेकिन वो है, आधार आदि भाव संबंध नहीं, हम ऐसा निषेध नहीं करेंगे सीधा सीधा। लेकिन वहां पर कौन सा संबंध नियामक निश्चित होता नहीं। जैसे रूप और रूप घट में है कि नहीं, रूपवान घटा बुद्धि हो रही नहीं हो रही है, वहां पर आधार आदि भाव है कि नहीं। लेकिन वहां आधार आदि भाव का नियामक कौन है? वहां पर कौन सा संबंध है आधार आदि भाव का नियामक? रूपवान घटा जब हम बोल रहे हैं समवाय संबंध है, तो वहां पर भी आधार आदि भाव है कि नहीं? तो वहां भी आधार आदि भाव संबंध है। जहां जहां भी जो संबंध होगा वहां सब जगह पर आधार आदि भाव ऐसा, इसलिए जैसे वृत्ति नियामक संबंध जहां जहां हो रहे हैं, इसलिए वो सब आधार, वहां सब आधार आदि भाव संबंध तो होगा ही। लेकिन आधार आदि भाव कहने से कौन सा संबंध पता नहीं चलेगा। वो सारा संबंध का एक ग्रुप नाम हो गया एक प्रकार का। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल। आधार और आधेय अगर संबंध मानेंगे तो आधार जैसे दो आधार तो आधार आधेय भाव जो बोलते हैं ना, आधार आधेय भाव संबंध बोलते हैं। घर भी हो सकते हैं आधार नहीं, आधार आधेय भाव मतलब भाव जब प्रत्यय करते हैं ना, आधारश्च आधेयश्च, है ना। ये आधार आधेय होता है, ये भाव आधार आधेय भाव। तो वो भाव का दोनों में अन्वय करते हैं, प्रत्येक में। तो आधार भाव आधेय भाव, अर्थात आधारता आधेयता, आता वही आधारता और आधेयता, लेकिन दोनों को मिला करके संबंध बनाते हैं। स्वस्वामी भाव संबंध ऐसा बोलते हैं। जब आप व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में वो नहीं बोलते कि जैसे हम लोग यहाँ विषयता संबंध बोल रहे हैं, विषयता संबंध बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे? वो विषयता विषयता नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विषय विषय भाव बोलेंगे, ठीक है। तो उनके मन में उनका एक उसमें तर्क है। वो तर्क क्या होता है कि ज्ञान और घट के बीच में संबंध है,
है ना, ज्ञान और घट के बीच संबंध है। तो संबंध हमेशा भी हमने कहा उभय निष्ठ होता है, ठीक है। अब हम विषयता संबंध बोलते हैं, तो विषयता संबंध कहाँ है? वो तो केवल विषय में है ना, वो ज्ञान में तो है नहीं। दृष्ट कहाँ से हुआ नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं विषयता संबंध नहीं बोलना, विषयिता नहीं बोलना। विषयिता केवल विषयी में है, दो में तो रहा नहीं, तो उभय निष्ठ नहीं हुआ, इसलिए विषयता संबंध नहीं है, विषयिता संबंध नहीं है। अभी तो दोनों में रखने ले क्या चाहिए, तो विषयता को भी पकड़ो, विषयिता को भी पकड़ो। तो विषय विषय भाव उन्होंने नाम दे दिया, विषय विषय भाव नाम दे दिया। अब नैयायिक में आपको वो कहेगा कि अब विषय विषय भाव आप संबंध तो दे दिए, वो संबंध को कहाँ पर रखेंगे? विषय विषय भाव मतलब विषयता विषयता दोनों एक ही, दोनों घट में रह सकता क्या? घट में तो केवल विषयता ही रहेगी, तो विषय 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 भाव सीधा दोनों आ गया ना, वो तो घट में कैसे रहेगा? और ज्ञान में कैसे रहेगा? ज्ञान में भी केवल विषयता है, विषय विषय भाव कैसे ज्ञान में रहेगा? तो ये प्रश्न वहां पर भी उपस्थित होता है, ठीक है। लेकिन अब वो तो फिर वो दूसरा परंपरा में चला जाएगा। तो हम लोग नैयायिक उसको कैसे समाधान देते हैं, वो समाधान अभी यहाँ पर आने वाला है। अभी वो प्रश्न आप ध्यान में रखे रहे ना, अभी थोड़ी देर बाद हम प्रतियोगिता अनियोगिता जब आपको समझाएंगे तो इस प्रश्न को वहां पर जोड़ देंगे। यदि हम भूल गए तो याद दिलाना, आपने कहा था आप भूल गए, है ना। क्यों विषयता ही बोलते? प्रश्न तो उनका जायज है ना, संबंध जब उभय निष्ठ है तो विषयता तो केवल विषय में है, ज्ञान और विषय का संबंध है, संबंध को दोनों में रहना चाहिए कि केवल एक में रहना चाहिए? तो विषयता आप संबंध जब बोल रहे हो तो वो तो एक ही में है, तो दुष्ट हुआ कैसे? उभय निष्ठ तो हुआ नहीं, तो विषयता का आप संबंध कैसे बना रहे हो, उनका प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम थोड़ी देर बाद, अभी ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर जल्दी देंगे, है ना। यदि अब दूसरे संदर्भ में भूल गए तो याद दिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक। याद दिलाओगे तो उत्तर आएगा, नहीं तो फिर बाद में कभी, है ना। हो गया। तो हम लोग कहाँ थे अभी? कोई दूसरा प्रसंग चल रहा था, अत्र कारण में था, तो हाँ ठीक है। संबंध से एकम प्रतियोगी अपरं से अनियोगी भवति। अच्छा, वही प्रतियोगिता की मैं बात कर रहा था, पर्याय पारिभाषिक शब्द है, प्रतियोगिता अनियोगिता आदि से पारिभाषिक शब्द है। तो ये शब्द को हम वही है ना, ये सब टेक्नोलॉजी आदि है, इसका हम प्रयोग करना जानते हैं, तो ये हमारे लिए सहज करता है ना। ये मुश्किल काम, हमारा काम टेढ़ा नहीं करता, लेकिन हम उससे परिचित नहीं होते हैं तो फिर बवाल हो जाता है, झंझट होता है कि पता नहीं कहाँ से क्या फंस गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो न्याय की जो पारिभाषिक शब्दावली की यही बात है। यदि आप उसको थोड़ा सा प्रयोग करना सीख जाएंगे, कैसे कैसे इसका प्रयोग करना है, इसका फंक्शन है ना, कार्य क्या है, तो ये को सहज करता है, आपकी बुद्धि को एक दिशा देता है कि हाँ इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, इस प्रकार से प्रतिपादन करना चाहिए। ये आसान आपको आपके कार्य को सहज बना देता है। लेकिन जब वो चीज समझ में नहीं आती तो फिर वो बवाल हो जाता है, झंझट होता है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इतना घुमाने की क्या जरूरत है, घुमाया हुआ होता नहीं हो। अब यहाँ पे घुमाना है ना, लिंक क्रिएट करो, फिर सेंड करो, फिर जाकर क्लिक करो, फिर ज्वाइन करो, झंझट ऐसे देखा जाए। लेकिन जस्ट जिसको आदत बन गया, अभ्यास बन गई, उसके लिए तो कहेगा लिंक भेजो, आप कहाँ भेज नहीं रहे हो, ठीक है। वो तो सहज है, वो तो नहीं मिलने पर झंझट होता था, क्या कैसे ज्वाइन करेंगे। तो वैसी बात है। तो न्याय की वो सिस्टम आप समझ लिए तो बहुत सहज है, बहुत सरल है, आपका काम आसान कर देता है, ठीक। यदि आपको नहीं समझ में आया तब वो वही बवाल हो जाता है, फिर पता नहीं, ठीक है, झंझट हो जाता है। हो गया, चलिए। तो प्रतियोगी शब्द का और अनियोगी शब्द का आया, तो हमने यहाँ पर आपको थोड़ी बात बता दी। तो क्योंकि प्रतियोगी अनियोगी शब्द हम बहुत प्रयोग करते हैं और बहुत जगह प्रयोग करते हैं, तो भिन्न भिन्न जगह पर प्रयोग करते हैं। अभी हम संबंध को लेकर प्रयोग करने जा रहे हैं। इसको लेकर प्रयोग करने जा रहे हैं, तो कोई भी संबंध का एक प्रतियोगी होता है और एक अनियोगी होता है, सीधी बात है, कठिन है नहीं। हम शुरू से कोई आपको कठिन चीज बता ही नहीं रहे हैं, कठिन चीज पढ़ाने रहे हैं। गुरुजी लोग बैठे हैं, वो सब वित्तवाद पढ़ाएंगे, शक्तिवाद पढ़ाएंगे, हम लोग ये सब पारिभाषिक सब छोटे छोटे ग्रंथ पढ़ाने के लिए आए हैं। हम प्रवेश करा देंगे, हम सब थोड़ा जड़ मौजूद हो जाए, फिर आप गुरुजी को कहना, गुरुजी बताइए आप लोग, ठीक, तब उनकी बात फिर समझ में आएगी आपको। अब देखिए, तो एक प्रतियोगी है किसका? संबंध का। कोई भी संबंध हो उसका एक प्रतियोगी होता है, एक अनियोगी होता है, ठीक। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कुंड और बदर का, है ना। कुछ हाँ, ये हम एक चार्ट बनाए। दरअसल कल मैं थोड़ा कुछ ज्यादा बनाने का सोच रहा था, मैंने जब ये देखा ना आगे सब आ रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं और कुछ चित्र और एनिमेशन कुछ बना लूं, लेकिन मेरा लैपटॉप का जो है बैटरी डाउन हो गया और चार्जर मेरा कल वहीं पर छूट गया था। तो अभी मिला, तो अभी चार्जर मिला, तो अभी चार्ज हो रहा है, ठीक। तो चलो जो भी हो, जितना हमने फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा बनाया था, जितना हमको टाइम मिला।
तो एक हमने उदाहरण लिया है, रूप को हमने रखा है पृथ्वी में। क्या किया है? रूप को पृथ्वी में रखा है। किस संबंध से रखा है? समवाय संबंध से रखा है ना, जानते हैं। तो जो संबंध का एक प्रतियोगी होता है, एक अनुयोगी होता है। तो जो रहेगा उस संबंध से, उस संबंध का प्रतियोगी कहा जाएगा, और जहां पर रहेगा उस संबंध का अनुयोगी कहा जाएगा। तो रूप और पृथ्वी के इसमें क्या संबंध है? समवाय संबंध। तो यहाँ पर समवाय संबंध का प्रतियोगी कौन है? रूप है। और समवाय संबंध का अनुयोगी कौन है? पृथ्वी है। सीधी बात है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अनुयोगी कौन हुआ? पृथ्वी। और प्रतियोगी कौन हुआ? रूप। किसका प्रतियोगी हुआ? रूप। किसका प्रतियोगी हुआ? समवाय संबंध का, है ना। पृथ्वी का नहीं बोलना, यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। बोलते पूछते हैं ग्रुप प्रतियोगी हुआ? हाँ हुआ। किसका हुआ? पृथ्वी का। बस अब हो गया गड़बड़ काम मामला वहां पर, ठीक है। पासवर्ड जब डालते हैं तो कैप लॉक होता है, कैप्स लॉक होता है, पासवर्ड तो वही है, ठीक है, लेकिन वो खुलता ही नहीं, सिस्टम तो मानेगा ही नहीं वो, ठीक। तो वही सिस्टम में गड़बड़ नहीं करना है। अब पृथ्वी हो गया अनुयोगी, पृथ्वी हो गया किसका अनुयोगी हुआ? हाँ, समवाय संबंध का अनुयोगी पृथ्वी हुआ। रूप का अनुयोगी नहीं बोलना, वो भी हम बोलते हैं, रूप का अनुयोगी पृथ्वी हम बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अलग संदर्भ प्रसंग ऐसा समझना है उसको। अभी हम यहाँ संबंध का प्रतियोगी अनुयोगी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर समझना है कि वो पृथ्वी समवाय संबंध का अनुयोगी है और रूप समवाय संबंध का प्रतियोगी है, ठीक है। अब रूप में रहेगी प्रतियोगिता, जो प्रतियोगी होता है उसको, जो प्रतियोगी होता है उसमें प्रतियोगिता रहेगी। जैसे मनुष्य में मनुष्यता है, पशु में पशुता है, तो प्रतियोगी में प्रतियोगिता है, और जो अनुयोगी होता है उसमें अनुयोगिता होती है। तो रूप में रहेगी अनुयोगिता, ठीक है, और पृथ्वी में रहेगी प्रतियोगिता। और प्रतियोगिता अनुयोगिता के बारे में बात करेंगे। अभी हम ये जो समवाय संबंध है ना, इसका प्रतियोगी कौन है? तो रूप है प्रतियोगी जिसका, ऐसा कौन हुआ? संबंध हुआ, तो उसको हम बोलेंगे रूप प्रतियोगी के समवाय। इस संबंध का नाम हो गया रूप प्रतियोगी क बहुब्रीहि समास करेंगे तो क लगाना है। रूप है प्रतियोगी जिसका, रूपम प्रतियोगी यस्य, स रूप प्रतियोगी कह स समवायः, समवायः, ठीक है। और पृथ्वी उसके लिए उसी तरह से पृथ्वी को जोड़कर क्या बोलेंगे? पृथ्वी अनुयोगी कह, पृथ्वी अनुयोगी कह समवायः। ये समवाय कैसा है? ये पृथ्वी अनुयोगिक है, पृथ्वी अनुयोगिक समवाय है, और रूप प्रतियोगिक समवाय है। समझ आई बात? समवाय का नाम बन गया, हो गया समझ में आई बात? यही समझना है। तो रूप का तो जो प्रतियोगी होता है वो रहेगा, इसलिए हम क्या कहेंगे? पृथ्व्याम रूपम में प्रयोग करेंगे, जबकि समवाय रूप और पृथ्वी में दोनों में है। हम क्या कहेंगे? पृथ्व्याम रूपम ऐसा प्रयोग करेंगे। हम क्या प्रयोग नहीं करेंगे? रूपे पृथ्वी, रूपे पृथ्वी, है ना, ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। रूपवती पृथ्वी कहेंगे, पृथ्वीवत रूपम ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि समवाय दोनों का संबंध है, क्योंकि रूप समवाय संबंध का प्रतियोगी है और पृथ्वी समवाय संबंध का अनुयोगी होता है, ठीक है। बात समझ में आया? अब इसी को फिर वापस आते हैं उसी स्लाइड में, और पहले ग्रंथ पढ़ लेते हैं ना, जो उन्होंने ग्रंथकार ने लिखा है। अत्र कारण में तत्, क्योंकि एक प्रश्न था क्यों पृथ्वी हो रही नहीं हो रही, तो संबंध से एकम प्रतियोगी अपरंच अनुयोगी भवति, ऐसे संबंध से प्रतियोगी भवति तेन संबंध तदेव तिष्ठति। जिस संबंध का जो प्रतियोगी होता है, हमने अभी उदाहरण लिया था, उसमें समवाय संबंध का प्रतियोगी कौन था? समवाय संबंध का प्रतियोगी रूप था। तो समवाय संबंध का प्रतियोगी रूप होने के कारण समवाय संबंध से रूप रहता है, रूप में नहीं रहता। रूप में किसी को रखना होगा तो रूप को हमको अनुयोगी बनाना पड़ेगा, रूप अनुयोगी होगा तब बनेगा, बैठेगा। रूप तो प्रतियोगी है समवाय संबंध का, इसलिए समवाय संबंध रूपम तिष्ठति कुत्रचित, कहीं पर, तो कहीं पर मतलब यहाँ पर हमारे उदाहरण में कहाँ पर? पृथ्वी में। और वही आगे लिख रहे हैं, ऐसे संबंध से अनुयोगी भवति, जो जिस संबंध का अनुयोगी होता है तेन संबंध है ना तत्र प्रतियोगी तिष्ठति, समवाय संबंध से उस पृथ्वी में रूप रहता है, ठीक। तो ग्रंथ की पंक्ति से भी समझ में आया। उदाहरण और उदाहरण में एक दो अभ्यास कर लेते हैं। जैसे बदरवान कुंड हमने प्रयोग किया है ना, तो यहाँ पर कौन सा संबंध है? बदर और कुंड की संयोग संबंध। तो संयोग संबंध का प्रतियोगी हुआ बदर हुआ, अनुयोगी कौन हुआ? तो संयोग संबंध को क्या बोलेंगे? कैसा हो संयोगी?
बदर प्रतियोगी का संयोग और कुंडानुयोगी का संयोग। अब दोनों को जोड़ के एक ही बार बोलना है। बदर प्रतियोगिक कुंडानुयोगिक संयोग है ना, अयम संयोग बदर कुंडयो संयोग कीदृशः बदर प्रतियोगिक कुंडानुयोग संयोग। हो गया तो समझ में आ गया, तो मिल गया पासवर्ड। आगे और जितने करते रहो अभ्यास, ठीक हो गया। अब घटा भाव भूतलम है, हमने कहा घटा भाव भूतलम, तो यहाँ पर प्रतियोगी हो गया। और इन दोनों का संबंध पहले पकड़ना पड़ेगा, स्वरूप संबंध। तो स्वरूप संबंध का प्रतियोगी कौन है? घटा भाव है। और स्वरूप संबंध का अनुयोगी कौन है? तो स्वरूप संबंध का नाम क्या हुआ? एक ही बार घटा भाव प्रतियोगिक भूतलानुयोगिक स्वरूप संबंध है ना। घटा भाव प्रतियोगिक भूतलानुयोगिक स्वरूप संबंध, ठीक है। तो हो गया ना। कौन प्रतियोगी हुआ? घटा भाव प्रतियोगी हुआ। किसका प्रतियोगी हुआ? और अनुयोगी कौन हुआ? भूतल। किसका अनुयोगी हुआ? स्वरूप संबंध का, ठीक है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? घटा भाव प्रतियोगिक संयोगानुयोगी भूतलम। थोड़ा बदल देते हैं भाई। अब आप समझ गए कि इधर से भी घुमा लो, क्या फर्क पड़ता है? घटा भाव प्रतियोगिक स्वरूपानुयोगी भूतलम, क्या बोलेंगे? है ना। घटा भाव प्रतियोगी स्वरूप है, उसका अनुयोगी भूतल हो गया, है ना। घटा भाव प्रतियोगिक स्वरूपानुयोगी भूतलम। उल्टा करो, घटा भाव में खत्म करना है। घटा भाव भूतलानुयोगिक स्वरूप प्रतियोगी, संबंध शब्द चाहिए। भूतलानुयोगिक स्वरूप प्रतियोगी घटा भाव। संबंध बोलो नहीं बोलो फर्क नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रतियोगी अनुयोगी के संबंध से हमको पता चल जाएगा संबंध की बात हो रही है, ठीक है। भूतलानुयोगिक स्वरूप प्रतियोगी घटा भाव अथवा स्वरूप संबंध प्रतियोगी घटा भाव। बात समझ आया ना कैसे बोलना है? किसी कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले को सुनाई दे रहा है? आज एकदम शांति है। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ सुन रहे हैं गुरु जी, आवाज आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, इसमें मुझे लग रहा है सर सुन रहे। पासवर्ड यूज करना आ गया, लेकिन अनुयोगी प्रतियोगी क्या होता है ये समझ नहीं आया। नहीं, एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ था ना, इसलिए आवाज नहीं। जब आप कर देना तो अब नहीं, आप उसको म्यूट करिए। हाँ, इसको ऑन करता हूँ मैं यहाँ पर ना। हाँ, अब आप बोलिए कोई। जी आवाज स्पष्ट आ रही है। हाँ, कोई बोलिए। आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है आपकी। हाँ, अभी कोई प्रश्न है? सर पासवर्ड यूज करने आ गया, लेकिन जो प्रतियोगी अनुयोगी का मतलब है ये समझ नहीं आया वैसे। ठीक है। वो दरअसल हाँ, ये मैं सोच रहा था इतनी शांति क्यों हो रही है आज, है ना। एक श्रीमान मेरा प्रश्न है कि जैसे बदरम और कुंडा को पुनः एक बार समझाया जाए सर। नहीं, जैसे समवाय संबंध से पृथ्वी और रूप को आपने बताया बहुत स्पष्ट रूप से, उसी प्रकार से एक बार बदरम और कुंडम को पुनः बताया जाए सर। नहीं, उसमें एक समझ में आने पर तो सब एक ही है। जैसे वहाँ रूप और पृथ्वी में समवाय संबंध है, तो बदर और कुंड में संयोग संबंध है। तो बदरवान कुंड ऐसा हम प्रयोग करते हैं, इसलिए संयोग संबंध का प्रतियोगी बदर हो गया और संयोग संबंध का अनुयोगी कुंड हो गया। जी। तो वहाँ समवाय के जगह पर हमको दूसरे उदाहरण में संयोग को रखना है और घटा भाव में स्वरूप संबंध रखना है। बाकी एक ही चीज है, संयोग संबंध। हाँ, बदर और कुंड में संयोग है क्योंकि दोनों द्रव्य हैं। जी।
और घटाभाव और भूतल में स्वरूप संबंध है। स्वरूप संबंध है। अब किसी भी, जैसे हमने अभी दूतों की बात की थी, दूतों को हमने पर्याप्त संबंध से 2 में रखा, तो वहां पर जो है पर्याप्त संबंध है, तो एक पर्याप्त संबंध का प्रतियोगी दूत हो जाएगा, अनियोगी 2 वस्तु हो जाएंगे। जी जी। तो सब जगह एक जगह समझ में आने पर सब जगह घटेगा। यानी पृथ्वी रूप में समवाय संबंध है, बदरम कुंडम में संयोग संबंध है, घटाभाव में स्वरूप संबंध है। घटाभाव और भूतल में स्वरूप संबंध। जी जी, धन्यवाद सर। तो अब देखो, अब ये चैतन्य का प्रश्न है कि बात तो समझ में आया, लेकिन वो प्रतियोगिता शब्द का अर्थ और अनियोगिता शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया, है ना? जी सर, बिल्कुल सर। हाँ ठीक। तो मैं इसका, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं प्रश्न, मैं जहाँ भी जाता हूँ, ये प्रतियोगिता का अर्थ बताइए, अनियोगिता का अर्थ बताइए, अवच्छेदकता का अर्थ बताइए, ठीक है? तो मैं कभी भी नहीं बताता हूँ। हाँ सर, आपके YouTube पे भी आपने वही कहा है कि मैं उसका अर्थ नहीं बताऊं। देखा है उसने, ठीक, बढ़िया देखा है, तो प्रश्न नहीं बनता है ना? आप यहाँ पे साक्षात ये कहा है, वो देखा उसने, मैंने कहा कि आपको प्रतियोगिता का अर्थ ढूंढना नहीं है, ठीक। जैसे आप ये कलम, जब मैं बोलता हूँ, आप इसको पूछते क्या कलम माने क्या है, क्यों? आपके दिमाग में सेट हो गया है कि आप सेट कैसे हुआ? प्रयोग करते हुए। आप प्रतियोगिता अनियोगिता के इतने हजार उदाहरण लेकर के प्रयोग करेंगे तो वो प्रतियोगिता के आपकी बुद्धि अपने आप ऑटोमेटिकली, वो एआई है ना, एआई वो तो आर्टिफिशियल है, ये प्राकृतिक वाला है, ठीक है? तो वो अपने आप अर्थ को पकड़ लेती है ना? जैसे घाट माने घड़ा, हम कैसे समझते हैं? आओ जाओ खाओ, हम जो भाषा बोल रहे हैं, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं राम और श्याम गया। अब जब आप किसी को हिंदी पढ़ा रहे हैं, विदेशी को जो हिंदी जानते ही नहीं, वो कुछ है और माने राम और श्याम तो समझ में आए, राम है, इस और क्या है? अब आप बताइए, आप उसको बता नहीं सकते, उसका कोई मतलब नहीं होता है ना? तो जोड़ने के लिए आया राम और श्याम, जोड़ने के लिए। लेकिन हमको कभी वो प्रश्न होता नहीं और का मतलब क्या है? होता है क्या? नहीं होता है, वो प्रश्न नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग ने उसको ऑब्जर्व कर लिया, हमने पचा लिया उस चीज को। जैसे मैंने कल शिवाजी की कहानी परसों सुनाई थी ना, वहां पर शिवाजी ने क्यों धारण किया, वो हमको प्रश्न नहीं होता कभी भी, हमने उसको पचा लिया, अपने आत्मसात कर लिया है, उसमें हमको स्वाभाविक लगता है, ठीक है? तो उसी प्रकार से हम लोग जैसे अंग्रेजी भाषा भी सीख रहे हैं, तो उसमें हमको छोटे छोटे बहुत से प्रश्न होते हैं। अब वो जो अंग्रेज है उनको प्रश्न होता नहीं हो, उनको जब प्रश्न पूछते वो टकरा जाते हैं, ये कैसे प्रश्न हो, उनका उत्तर भी उनके पास नहीं होता है। हाँ, अब ऐसा उसको कैसे समझाया सामने वाले को? आप कहीं बोलो ऐसे ही बोल रहे, ऐसे बोला जाता है, ऐसे होता है, समझ आया? ठीक। तो इसलिए चिंता में पढ़ने नहीं, आप थोड़ा सा अभ्यास करके एक 2 साल जब पढ़ेंगे न्याय के पारिभाषिक शब्दों का ग्रंथ, तो सारे प्रतियोगिता अनियोगिता फिर आप पढ़ाने लगेंगे, फिर आपको लोग पूछेंगे, है ना? हो गया? तो उसकी कोई जरूरत नहीं। आचार्य, पारिभाषिक प्रयोग होना चाहिए, ठीक। हाँ, पारिभाषिक पदार्थः इति वक्तुं शक्यते वा? हाँ, पारिभाषिक पदार्थ है ये, वे सारे पारिभाषिक पदार्थ हैं, बिल्कुल। लेकिन वो शब्द का अर्थ नहीं है, प्रतियोगिता शब्द का अर्थ पारिभाषिक पदार्थ नहीं है, सारे पद पारिभाषिक पद है, पारिभाषिक पदानी न तो अर्थ, ठीक हो गया? तो ये प्रतियोगिता अनियोगिता समझ में आया। अब देखिए, अब इसे ग्रंथ पढ़ लेते हैं। यथा कुंड बदरयो संयोगे बदरम प्रतियोगी, लिख दिया ना ग्रंथकार ने। कुंड और बदर का जब संयोग हुआ तो बदर हो गया प्रतियोगी, ठीक, और कुंडन से अनियोगी, कुंड अनियोगी हो गया, ठीक। कुंडम, हाँ, कुंडम कुंडे बदरम वर्तते, कुंड में बदर रहता है। धर्म धर्मिणो संबंधस्य धर्मी धर्म प्रतियोगी, जब धर्म और धर्म का हम संबंध बनाते हैं, एक आधार एक आदेश जब होता है, तो जो धर्म होता है वही उस संबंध का प्रतियोगी होता है ना? रूप पृथ्वी में रहता है, रूप धर्म है, पृथ्वी धर्मी है, इसलिए वो समवाय संबंध का प्रतियोगी हो जाएगा रूप। वहां पर बदर और कुंड में बदर क्योंकि धर्म है, कुंड क्योंकि धर्मी है, इसलिए बदर हो जाएगा संयोग संबंध का प्रतियोगी। और घटाभाव हमने जोड़ दिया तो वहां पर घटाभाव धर्म है तो वो प्रतियोगी हो जाएगा। अतएव धर्म एवं धर्मिणे वर्तते, इसलिए धर्म ही धर्मी में रहता है, धर्मी धर्म में नहीं रहता। वो एक स्वभाव, भले संबंध दोनों में रहने पर भी एक धर्म होता है, एक धर्मी होता है, एक संबंध का प्रतियोगी होता है, एक अनियोगी होता है। प्रतियोगी ही अनियोगी में रहेगा, अनियोगी प्रतियोगी में नहीं रहता। इसको हमको समझना चाहिए। यदि इस चीज को नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ घृत्य पात्रम पात्रे घृतम हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े। अब देखिए, अब हाँ, ये हमने काम किया था, ये हम भूल गए थे, ठीक। अब चलिए, नहीं ठीक है, ये आगे आने वाला है।
तो आगे जो विषय आने वाला है तो हम पहले थोड़ा सा भूमिका से समझ लेते हैं। हमने इसी में ये हम स्लाइड बना रहे थे कल, हमने और कुछ ज्यादा बनाया, बैटरी डाउन हो गया, लेकिन इतने से भी काफी काम मिलने वाला है। अब हम एक उदाहरण ले रहे हैं, है ना, रूपवती पृथ्वी को हमने उदाहरण बनाया। इसको उदाहरण बनाया रूपवती पृथ्वी। रूप पृथ्वी में समवाय संबंध से रहता है। यहाँ पर रूप और पृथ्वी इसमें आधार देवाव है ना, एक आधार है एक आधे, इन दोनों में आधार देवाव, ठीक है। तो रूप हो गया आधे, रूप आधे लिखा उसमें, पृथ्वी हो गया अधिकरण, ठीक है। रूप आधे हो गया, पृथ्वी हो गया अधिकरण, ठीक। अब अच्छा ठीक है, वो प्रश्न का उत्तर देना था ना, हम आगे बढ़ गए, इसको खत्म करके जाते हैं। रूप आधे हो गया, पृथ्वी हो गया अधिकरण हो गया, और जो आधे होता है उसमें आधेयता रहती है। तो रूप में आधेयता है, रूप में आधेयता है ना, वो आधे में आधे को रखा है ऊपर, और पृथ्वी अधिकरण है, उसमें अधिकरणता है। समझ में आया? तो रूप में आधेयता है, क्या है? आधे कौन हुआ? रूप, और आधेयता रूप में। तो हिंदी में जब मैं बोलते हैं ना, संस्कृत में बोलेंगे तो रूपे बोलेंगे, सप्तमी का प्रयोग करेंगे, रूपे आधेयता। अब हम नैयायिक जब बोलेंगे तो सप्तमी में नहीं लगाएगा, वो कहेगा निष्ठ शब्द का प्रयोग करेगा, रूपनिष्ठ आधेयता, है ना। वो अर्थ एक ही, रूप में आधेयता बोलने से जो अर्थ आ रहा है, रूपे आधेयता कहने से जो अर्थ आ रहा है, रूपनिष्ठ आधेयता कहने से वही अर्थ आ रहा है ना। निष्ठ शब्द वो सप्तमी से जो अर्थ आता है वो निष्ठ शब्द बता रूपनिष्ठ आधेयता। वो अब वो यहाँ से है ना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने सब लोग को म्यूट रखिएगा, कोई अनम्यूट मत करिएगा। तो रूपनिष्ठ आधेयता हो गया, रूपनिष्ठ आधेयता। अब पृथ्वी क्या है? अधिकरण है, आधार है, आधार अधिकरण की बात है। तो पृथ्वी में क्या रहेगी? अधिकरणता, पृथ्वी निष्ठाधिकरणता, पृथ्वी निष्ठ अधिकरणता, पृथ्वी निष्ठ अधिकरणता। तो रूपनिष्ठ आधेयता, पृथ्वी निष्ठ अधिकरणता, दो बात तो समझ में आई। तो हमको यहाँ दो चीज दिखाई दिया है ना, जो नया है। रूप और पृथ्वी को तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ दो चीज हमारे सामने दिखाई दे, जो पारिभाषिक शब्द है, वो एक आधेयता, दूसरा है अधिकरणता, ठीक है। तो आधेयता और अधिकरणता को समझना है, ठीक। अब देखो, जो आधेयता और अधिकरणता जो दो शब्द हैं, दोनों आधे में आधेयता रहती है भी ठीक है, अधिकरण में अधिकरणता रहती है भी ठीक है। ये दोनों परस्पर में सापेक्ष है। क्या है? हाँ, आप लोग आप म्यूट कर लीजिए, अत्री राज गौर। हाँ, आप लोग अपने से बोल लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि आप बोलने पर जब प्रश्न कर रहे हैं तो ठीक होता है, हम लोग मौन होते हैं। तो मैं भी बोलूं तो थोड़ा सा यहाँ पर आज, क्योंकि हमने थोड़ा यहाँ कमरा भी बदला है कल का और आज का, तो थोड़ा सा सेटिंग में असुविधा है। तो जब आप प्रश्न करना होगा जिज्ञासा, तभी आप अनम्यूट करके करिएगा। जब आप हमारे साथ साथ में बोल रहे हैं तो आप अपने से बोल लीजिए, कोई बात नहीं। तो वैसे हमको अच्छा लगता है साथ साथ में हम लोग कल परसों आना था, लेकिन अभी थोड़ा ठीक, कोई बात नहीं, अभी यहाँ वालों को थोड़ा बोलना पड़ेगा हमारे साथ साथ। तो आधेयता और अधिकरणता दोनों सापेक्ष, नित्य सापेक्ष है ना। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, रूप आधे है ना, रूप में आधेयता है, तो रूप में आधेयता क्यों है? रूप में आधेयता है, आपको कौन बताता है कि रूप में आधेयता है? आप कैसे जानते हैं कि रूप में आधेयता है? क्योंकि रूप आधे है। ये तो एक उत्तर हुआ, चलो इसको छोड़कर दूसरा कोई उत्तर देना है। ये नहीं प्रतियोगी है इसलिए, रूप प्रतियोगी है इसलिए। प्रतियोगी की तो बात ही अभी हो नहीं रही है, वो तो संबंध में गया है, अभी संबंध की बात हम नहीं कर रहे हैं। उसकी जाति है इसलिए आधेय में आधेयता जाति रूप में आधेयता जाति नहीं है, ये सब उपाधियां है ना। आधेयता, प्रतियोगिता, अनियोगिता, ये सब उपाधियां है, ये सब जातियां नहीं। आगंतुक धर्म है, आगंतुक है ना। रूप कब आधेय होता है? जब को हम रूप को घट में रखेंगे, जब हम कहेंगे रूपवान घट, जब हम रूप को आधेय बनाएंगे तब रूप में आधेयता आती है। आगंतुक धर्म है उसका स्वाभाविक धर्म। जो आगंतुक धर्म होता है वो कभी भी जाति नहीं होती है। जाति और जन्म से मृत्यु तक जब रहे हो जाती है। घट में घटत आगंतुक नहीं है, वो हमेशा है। घट कुछ भी करे, पानी रखे या ना रखे, है ना, उलट कर रखो पुलट कर रखो। समझ में आया? मैं एक बार कहीं एक सेमिनार में गया था, तो लक्षण के बारे में कुछ बोल रहा था, तो किसी ने हमको पूछा कि गाय का लक्षण आप लोग बताते हैं कि शासनादि मतलब वो बैठी हुई गाय का लक्षण है, खड़ी हुई गाय का क्या लक्षण है, ऐसा कुछ पूछ रहे थे, है ना। अब हम थोड़ा समस्या में पड़ गए, क्योंकि हम उस समय प्रेजेंट करने के लिए गए थे शोधार्थी के रूप में,
और पूछने वाले प्रोफेसर थे, है ना, वो ज्यादा कुछ बोल रहे, यहाँ अभी होते तो हम लगाते उल्टा अब वहाँ उसी स्थिति थी नहीं। अब लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, मुश्किल हो जाता है काम। बैठी हुई गाय का लक्षण, लक्षण मतलब लक्षण होता है, असाधारण वो बैठी हुई गाय का, खड़ी हुई गाय थोड़ा अलग होता है ना, सोई हुई गाय का ऐसा तो होता नहीं। तो चलो जो भी हो, तो घट, उस घट में घटत तो उसका स्वाभाविक धर्म है ना। घट को हमने हाथ में उठाया तो उसमें घटत आ गया, रखा तो चला गया, पानी में डुबो दिया तो खत्म हो गया, ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन आधेयता हमारी, जब हम आधेय बनाते हैं उसमें आधेयता आती है, इसलिए वो आगंतुक धर्म है। हम उसका अभाव लेते हैं उसमें प्रतियोगिता आती है। जब हमने संबंध का प्रतियोगी होने की पूछा तो उसमें प्रतियोगिता अनियोगिता की बात हुई, इसलिए वो सब आगंतुक धर्म है, इसलिए वो सब जाति नहीं होते, सब उपाधि है। ठीक है, चलिए ये तो दूसरी बात हुई। अब मेरा प्रश्न अभी बाकी है कि रूप में आधेयता है, आपको कौन बताया, कैसे आपने जान लिया कि रूप में आधेयता है? उसको कोई किसी ने आपको संकेत किया कि देखो रूप में आधेयता है? कोई ऐसा चीज है जो आपको बता पाए? कैसे आपने जान लिया कि रूप में आधेयता है? कब रूप में आधेयता आती है? अभी मैंने कहा आगंतुक है, तो आने हमेशा तो नहीं आगे ना, कुछ चाहिए ना उसको आने के लिए। क्योंकि उसका कोई आधार, क्योंकि उसका कुछ आधार है। उसको और थोड़ा हम दूसरे शब्द में बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी में अधिकरणता है इसलिए रूप में आधेयता है ना। हाँ, सापेक्ष की बात कह रहा हूँ, हमने उत्तर पहले दे दिया था। मैं प्राय पहले उत्तर देकर बाद में प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन आप लोग ठीक है, क्योंकि पृथ्वी में आधारता है, अधिकरणता, इसलिए रूप में आधेयता आई। यदि पृथ्वी में अधिकरणता नहीं होती, है ना, पिता दशरथ कब पिता हुए? दशरथ में पितृत्व कब आया? जब राम का जन्म हुआ, राम पुत्र हुए तब ना। तो उससे पहले तो दशरथ तो थे ही, पिता थे क्या? नहीं, पिता नहीं थे। उनमें पितृत्व आया कब? हाँ, उसमें राम में पुत्रत्व आया, तब दशरथ में पितृत्व आया। तो राम दशरथ में जो पितृत्व है ना, इसलिए कोई कहता है ना, पिता पुत्र जो है पिता का जन्मदाता होता है। वो अंग्रेजी में कुछ ऐसे कहावत है ना, सन इज द फादर ऑफ द, ऐसा कुछ, फादर ऐसा कुछ। ठीक है, पुत्र जो है वो पिता का जन्मदाता है, क्योंकि जब पुत्र मतलब वहां संतति, कोई भी जब कोई पुत्र होगा तब ना पिता हुआ, उससे पहले तो पिता था, उससे पहले मनुष्य था, पुरुष था, व्यक्ति था। समझ में आई बात? तो रूप में आधेयता तब आती है जब पृथ्वी में अधिकरणता है। हम कहेंगे रूप पृथ्वी में रहता है, जब हम ये व्यवहार करते हैं तब जाकर रूप में, पृथ्वी में अधिकरणता है तब जाकर रूप में आ जाता है। यदि कहीं भी दुनिया में अधिकरणता नाम की चीज न रहे तो पृथ्वी में आधेयता, रूप में आधेयता भी नहीं हो सकती। समझ आया? कहीं भी यदि दुनिया में अधिकरणता न रहे तो रूप में आधेयता भी नहीं हो सकती, है ना। ठीक, हम में गुरुत्व कब आता है? जब कोई शिष्य होंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तब ना होता है। ठीक है, कहेंगे किसी को हमने पढ़ाया नहीं और हम सबसे बड़े गुरु है, तो होगा नहीं, वो तो काम चलेगा नहीं। ठीक, हाँ, वो उसको उल्टा कर दो, हो गया पृथ्वी में अधिकरणता है। कब, क्यों पृथ्वी में अधिकरणता है? वो कौन बताया, कैसे जान लिया है? क्योंकि रूप में आधेयता है। जब तक रूप में कहीं भी आधेयता ना हो तब पृथ्वी में अधिकरणता भी नहीं हो सकती। इसलिए वो दोनों परस्पर, दोनों में एक साथ आ गए। दोनों रूप जब आधेय हुआ, पृथ्वी तभी अधिकरण हुई, है ना। पृथ्वी में जब अधिकरणता है उसी समय रूप में आधेयता है। दोनों परस्पर सापेक्ष है, इसलिए हमेशा एक दूसरे को दिखाता है, इंडिकेट करता है। समझ में आया? आधेयता हमेशा, जब आधे मोबाइल में टावर ढूंढता है ना, सिग्नल के लिए क्या करता है, आप टावर ढूंढता है, कहीं का सिग्नल नहीं मिलता है तो अपना उसको अपना जियो को जियो का चाहिए, बीएसएनएल का बीएसएनएल चाहिए। तो आधेयता वो सिग्नल ढूंढती है, किसकी? वो ढूंढती है आधेयता किधर है, तो उसको अधिकरणता मिलेगी तब कनेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो रूप में आधेयता है, पृथ्वी में अधिकरणता है। तो आधेयता और अधिकरणता के बीच में दोनों नित्य सापेक्ष होने के कारण उन दोनों के बीच में एक अपना संबंध है, आधेयता और अधिकरणता का संबंध है। उस संबंध को हम बोलते हैं निरूपय निरूपक भाव, है ना। उसको हम सामान्य कहेंगे निरूपितत्व संबंध है। तो आधेयता से निरूपिता अधिकरण, वो दिखाना, इंडिकेट करना, निरूपित करना। तो आधेयता से निरूपिता अधिकरणता होती है और अधिकरणता से निरूपिता आधेयता होती है। समझ में आया? तो आधेयता कैसी है? अधिकरणता से निरूपिता है। और आधेयता, अधिकरणता कैसी है? ठीक है, तो आधेयता कैसी है? ये तो एक उत्तर हुआ। फिर आधेयता कैसी है? अधिकरणता से निरूपिता हो गई। फिर आधेयता कैसी है? रूप निष्ठा है। यहाँ तो हम लोग है ना, यहाँ बोलना कहाँ है? रूप निष्ठा आधेयता है।
और वो अधिकरण, उस आधेयता से निरूपिता कौन है? वो अधिकरणता कहाँ है? पृथ्वी में है, पृथ्वीनिष्ठ अधिकरणता है। तो जब हम रूपवती पृथ्वी जब बोल रहे हैं, अब हम उसको थोड़ा सा बोलेंगे अपने हिसाब से, तो रूपनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावती पृथ्वी, क्या बोलेंगे? हाँ, रूपनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावती पृथ्वी। हो गया, उल्टा कर दो, पहले अधिकरणता को बोलना है। हाँ, व्याकरण को भी सुरक्षित रखना है। पृथ्वी निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावत रूपम, है ना, पृथ्वी निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावत रूपम। समझ में आया? कोई समस्या नहीं है? सहज तो है। पृथ्वीनिष्ठ अधिकरणता निरूपित रूपनिष्ठ आधेयता, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन कहीं खत्म हुआ क्या? उसको लगता है कुछ आप बोलने वाले आगे, तो बाकी कहीं बड़ी समाप्ति करनी पड़ेगी ना। वो तो बाकी सही तो है, लेकिन वो पूरा होता नहीं, इसलिए हम थोड़ा खत्म करना होता है ना, इसलिए इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, आपने जो बोला वो गलत है, ऐसे बात वो है ही वैसे ही। पृथ्वीनिष्ठ अधिकरणता निरूपित रूपनिष्ठ आधेयता, वो आधेयता कहाँ है प्रश्न आएगा ना, इसलिए रूप में ले जाकर छोड़ देते हैं। तो हम उधर से ऐसे हम गोल घुमा रहे हैं ना, तो उसमें आज चित्र में देखोगे हम घूम रहे हैं, रूपनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावती पृथ्वी, ऐसे घूम कर जाएंगे। उधर से घूम कर आएंगे तो पृथ्वीनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावत रूपम। ठीक है, वो बस वो 4 कोण बनाकर घूमना है। ये सब जगह ऐसे घूमता है। जब भी हम प्रतियोगिता, अनियोगिता, आधेयता, अवच्छेदकता की बात करते हैं, सब जगह ये चार्ट बनता है। तो बना होगा तो फटाफट काम हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर अब उदाहरण बदल दो, अब बदर और कुंड का उदाहरण ले लेते हैं। बदरवान कुंड, कुंडम प्रयोग करना चाहिए। कुंड भी कैसा है? ये उभयलिंग, कुंड भी उभयलिंग है ना, तो ठीक है, बच गए थोड़ा सा। वैसे हम लोगों का चलता है ना, दैयायिकों का छूट दे दी गई है कि आप लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बदरवत कुंडम ऐसे बोल देंगे ना, हाँ, अर्थरी तात्पर्य में है ना, हाँ, न तो सब तरी। तो बदरवान कुंड ऐसा हमने प्रयोग किया। ठीक, तो यहाँ पर आप बनाओ। अब आधे कौन हुआ? बदरनिष्ठ। आधे कौन हुआ? आधे कौन हुआ? हाँ, आधे पूछा ना, आधेयता। हाँ, अब हुआ आधेयता बदरनिष्ठा। अधिकरण हुआ कुंड, अधिकरणता कुंडनिष्ठा। हो गया। अब आप जोड़कर बोलो, क्या बोलेंगे? बदरनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावत कुंडम, तो अधिकरणतावान कुंड। ठीक है, और विपरीत करो। कुंडनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावत बदरम। हो गया। घटाभाववत भूतलम है, तो इसको आप बोलिए क्या बनेगा? हाँ, और उधर घटाभाव से शुरू करना है। घटाभावनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावत भूतलम। ठीक है, चलिए हम लोग 1-2 उदाहरण ऑनलाइन वालों से सुन लेते हैं। आप लोग भी मन लगा हुआ, किसी को हम बोले। रूपम निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावान पृथ्वी। हाँ, रूपम नहीं बोलना है, रूपनिष्ठ समास करने बाद म खत्म हो जाता है। रूपनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावान पृथ्वी। अधिकरणतावती पृथ्वी। पृथ्वी शब्द नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग है। अच्छा, वती, तो अधिकरणतावती बोलना। और कोई जो बोलना चाहे अपना दूसरा उदाहरण बोलना है ना। ये तो रूप और पृथ्वी तो उसमें देखा है, चार्ट बनाई हुआ है। घटवत भूतलम बोल दीजिए। हाँ, घटवत भूतलम में कोई बोलना चाहेगा? घटनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावान। बाकी को भी आधेयता निरूपित अधिकरणता आश्रयम भूतलम। आश्रय, आश्रय शब्द वो पुल्लिंग में हमेशा प्रयोग होता है। आश्रय प्रयोग करेंगे तो आश्रय भूतलम। भूतलम भूतलनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता आश्रयः घटः। घटः, ठीक है, सम्यक। तो इसको समझ में आ गया। हाँ, तो समझ में आने के बाद इसको अभ्यास करना है। अभ्यास के बिना चला जाता है ना।
सब चला जाता है। ठीक, अब ग्रंथ के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, ग्रंथकार ने क्या कहा है। चलो इसमें एक और चीज बता दो, ग्रंथकार बताने वाले हैं तो मैं और बता दूं। हाँ हाँ समस्या आप अच्छा ठीक है, वो हाँ वो प्रतियोगी अनुयोगी में वहीं भी एक बार वापस जाता हूँ पुराने स्लाइड में। संबंध में जब हमने जान लिया ना एक संबंध का प्रतियोगी एक अनुयोगी है, तो कोई भी वस्तु जब कहीं रहेगा तो किसी न किसी संबंध से रहेगा, तो उस संबंध का वो प्रतियोगी हुआ जो रहता है, और जहाँ रहता है वो अनुयोगी हुआ संबंध का, है ना। और वो जो अब वो समवाय जो है ना, जैसे रूप और पृथ्वी है, इस उदाहरण में आप देख लो, रूप समवाय संबंध से पृथ्वी में, तो समवाय संबंध रूप और पृथ्वी के बीच का संबंध हुआ और समवाय संबंध का प्रतियोगी कौन हुआ, रूप हुआ, और समवाय संबंध का अनुयोगी कौन हुआ, पृथ्वी। ठीक, अब प्रश्न ये है कि समवाय संबंध कहाँ है, दोनों में, उभय दोनों में है, तो जो भी चीज कहीं भी रहता है वो किसी न किसी संबंध से रहता है। प्रश्न आएगा वो समवाय भी तो रूप और पृथ्वी में दोनों में रह रहा है, वो किस संबंध से रहेगा, समझ में आया। वो जो संबंध है समवाय संबंध, वो रूप में है कि नहीं, तो रहेगा तो किसी किसी संबंध से रहेगा ना वो भी, है ना। और पृथ्वी में रहेगा, हाँ वो चिन्मय आप म्यूट करो। और जो समवाय पृथ्वी में भी है वो भी किसी संबंध से, तो समवाय जो रूप में रह रहा है और पृथ्वी में रह रहा है वो किस संबंध से रह रहा है। जैसे और बदर और कुंड है जो संयोग है, तो संयोग बदर में भी कुंड में भी दुष्ट हुआ, दोनों में रहा, तो प्रश्न आएगा किस संबंध से रहा, बात समझ में आया। वो प्रश्न वहां पर आएगा। घटाव और बोतल के स्वरूप संबंध है, तो स्वरूप संबंध दोनों में है ना, दुष्ट है, तो दोनों में रहेगा तो किस संबंध से रहेगा, प्रश्न आएगा। वो सारे संबंध में प्रश्न आएगा, समझ में आया। तो सारे संबंध के लिए सीधा सीधा उत्तर है, संबंध का जो संबंध है वो प्रतियोगिता और अनियोगिता, क्योंकि वो प्रतियोगी और अनियोगी है ना। रूप प्रतियोगी है, अब रूप में ले रखना है समवाय को, तो संबंध बनाएंगे प्रतियोगिता, वो उसका धर्म, और समवाय को पृथ्वी में रखेंगे अनियोगिता। तो संबंध हमेशा अपने प्रतियोगी में प्रतियोगिता संबंध से रहता है और अनियोगी में अनियोगिता संबंध से रहता है। बदर और कुंड का संयोग है, तो संयोग का प्रतियोगी कौन हुआ, बदर हुआ, और संयोग का अनियोगी कौन हुआ, तो जो संयोग है वो प्रतियोगिता संबंध से कहाँ रहेगा, और अनियोगिता संबंध से कहाँ रहेगा। अभी घटाव और भूतल के बीच में कौन संबंध है, तो स्वरूप संबंध का प्रतियोगी कौन हुआ, घटाव हुआ, अनियोगी कौन हुआ, भूतल हुआ। तो वो जो स्वरूप है वो प्रतियोगिता संबंध से कहाँ रहेगा, अनियोगिता संबंध से कहाँ रहेगा, तो दोनों में राग नहीं रहा, दुष्ट भाग नहीं हुआ। एक और उदाहरण ले लो, जैसे घट और ज्ञान, ज्ञान घट में किस संबंध से रहता है, विषयता संबंध से रहता है। ज्ञान घट में विषयता संबंध से रहता है, तो विषयता संबंध का प्रतियोगी कौन हुआ, और विषयता संबंध का अनियोगी कौन हुआ। तो वो जो विषयता संबंध है वो प्रतियोगिता संबंध से कहाँ रहा, अनियोगिता संबंध से कहाँ रहा। तो उनका जो प्रश्न था, जिन्होंने कहा था ज्ञान और घट के बीच में विषयता संबंध आप बनाओगे, विषयता संबंध तो विषय में रहता है, घट में केवल रहेगा स्वरूप संबंध से। विषयता उपाधि है ना, उसका संबंध स्वरूप संबंध है, तो स्वरूप संबंध से केवल घट में रहता है, तो दुष्ट हुआ कैसे, उभय वृत्ति तो नहीं हुआ ना। इसलिए तो जब उभय वृत्ति है नहीं, दुष्ट जब है नहीं, तो संबंध कैसे होगा, विषयता संबंध नहीं है। अभी तो विषय विषय भाव है, ऐसा उनका कहना है। वो भी नहीं हो सकता, हमने थोड़ी बहुत चर्चा की, बाद में होगा तो ज्यादा व्याख्या करेंगे विशेष जिज्ञासा होने पर। लेकिन वो न्यायिक उसका समाधान कैसे करते हैं, विषयता को हम स्वरूप संबंध से नहीं रख रहे हैं। विषयता का जब हम धर्म बनाते हैं, विषयता धर्म है विषय का, तब हम स्वरूप रखते हैं। लेकिन विषयता का जब हमने संबंध बनाया, संबंध का जो संबंध है वो प्रतियोगिता और अनियोगिता संबंध है, समझ में आया। तो ज्ञान को हमने घट में रखा किस संबंध से, विषयता संबंध से रखा, और जो विषयता है वो ज्ञान में भी है घट में भी है, किस संबंध से, एक जगह पर प्रतियोगिता संबंध से, एक जगह पर अनियोगिता संबंध से। तो दोनों में राग नहीं रहा, तो उसके दुष्टत्व में कोई हानि नहीं है। तो विषयता संबंध बनाने पर भी दुष्टता बनी रहती है, उभय निष्ठता बनी रहती है, और विषयता संबंध पर भी वो प्रतियोगिता अनियोगी बदल जाएगा, लेकिन वो दुष्टता में कोई हानि नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि विषयता केवल विषय में ही रहेगा, विषयता दोनों में रहेगा। तो दुष्ट होता है वो प्रतियोगिता अनियोगिता संबंध से रहेगा। जब आप स्वरूप संबंध देखोगे तो प्रश्न ठीक है, उन्होंने देखा स्वरूप संबंध विषयता स्वरूप संबंध से रहता है, तो वो प्रश्न ठीक है। लेकिन हम जब हम संबंध बनाते हैं
वो स्वरूप संबंध से नहीं रखते। हम किस संबंध से रखते हैं संबंध को? संबंधी में प्रतियोगिता और अनियोगिता। प्रतियोगी में जब रहेगा तो प्रतियोगिता संबंध से रहेगा, वो समवाय, वही समवाय प्रतियोगिता संबंध से रूप में है, वही समवाय अनियोगिता संबंध से पृथ्वी में है। उसी प्रकार से विषयता प्रतियोगिता संबंध से ज्ञान में है, अनियोगिता संबंध से घट में है, इसलिए उसमें दुष्टता को हानि। इसलिए विषयता संबंध, विषयिता संबंध, आदेयता संबंध, अधिकार, ये सब संबंध है। समझ में आया? ये वहां का प्रश्न का उत्तर। अब देखो तो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। आचार्य एकः प्रश्नः प्रतियोगिता केन संबंधेन भवति तर्हि? केन प्रतियोगिता केन संबंधेन भवति इति प्रश्न एव न ज्ञायते। भवति का क्या उत्पन्न होता है कि जाता है, उड़ता है आकाश में, क्या प्रश्न है आपका? बताइए। यथा समवायः इदानीं प्रतियोगिता संबंधेन इति उक्तम्। प्रतियोगिता संबंधेन इति किम् उक्तम्? आगे क्रियापदम् अपि अस्ति खलु? घटरूपयोः रूपं यद् वर्तते तत्र प्रतियोगिता सम्बन्धः इति उक्तं खलु इदानीं? नैव, तथा नैव उक्तम्। बदरं कुण्डः इत्यस्मिन् उदाहरणे संयोगसम्बन्धः वर्तते। स च संयोगः वर्तते इत्युक्तौ तत्र कश्चित् सम्बन्धः अपेक्षते। कुत्र? संयोगः अस्ति इत्यस्मात् उभयनिष्ठः संयोगः खलु? संयोगः उभयनिष्ठः एव। तस्मात् संयोगः केनचित् सम्बन्धेन अपेक्षते, तस्मात् उक्तः प्रतियोगिता अनुयोगिता सम्बन्धः। सत्यम्। अस्मिन् पृथिव्यां रूपं विद्यते, तत्र यत् प्रतियोगी उपरि लिखितमस्ति, नाम रूपं प्रतियोगी उपरि, सा प्रतियोगिता केन सम्बन्धेन इति प्रश्नः। प्रतियोगिता केन सम्बन्धेन? रूपे गच्छति, तिष्ठति, उत्पद्यते, क्रियापदम् अपेक्षितं। मम भवतां प्रश्ने क्रियापदम् अपेक्षितं। तत्र कः सम्बन्धः? तावदेव। प्रतियोगिताया वर्तते, तिष्ठति, विद्यते, तत्र कश्चित् सम्बन्धः अपेक्षते न वा इति प्रश्नः। जो समवाय संबंध है वो रूप में अगर प्रतियोगिता संबंध से रह रहा है तो प्रतियोगिता किस संबंध से रह रहा है? अच्छा, समवाय और रूप। एवं प्रश्न, यही प्रश्न है। एवं प्रतियोगिता रूप में स्वरूप संबंध से कश्चित् सम्बन्धः अपेक्षते खलु। अधुना समवायः चिन्तितः केनचित् सम्बन्धेन, तर्हि प्रतियोगिता केन सम्बन्धेन? प्रतियोगिता यदि धर्म विधेया चिंतिता तर्हि स्वरूप संबंधेन, प्रतियोगिता यदि संबंध विधेया चिंतिता तर्हि प्रतियोगिता अपि प्रतियोगिता संबंधेन अनियोगिता संबंधेन च। तर्हि कदाचित् अनवस्था स्यात् उपरि। चिन्ता नास्ति, यावत् भवान् कल्पयितुं शक्नोति तावत् कल्पयितुं शक्यते। व्यवहारः यावत् भवति तावत् कल्प्यते, तदनन्तरम् अनवस्था नास्ति। पश्यतु, मार्गः कदापि हम लोग जब पैदल चलते हैं तो हमारे चलते चलते मार्ग खत्म ही नहीं हो रहा है तो हम मार्ग को खत्म नहीं करते। वहाँ अनवस्था हो रही है तो हम विश्रांति ले लेते हैं कि जब हम थक जाते हैं, है ना। तो मार्ग अनवस्था हुआ करके हम पृथ्वी को काट कर फेंकेंगे नहीं, हम अपना पैर को विश्राम देते हैं, है ना। उसी प्रकार से अब जहाँ तक व्यवहार करते हैं वहां पर हम प्रतियोगिता अनियोगिता को लेते चले जाएंगे। जब आप व्यवहार करना खत्म कर देंगे तब तक आप प्रतियोगिता अनियोगिता का हम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। नाम बदरं कुण्डः इत्यत्र बदरनिष्ठाया अधेयता सापि स्वरूप संबंधेन एव। बदरे आधेयता सर्वत्रैव स्वरूप संबंधेन तिष्ठति। प्रतियोगिता आधेयता इत्यादयः सर्वेपि धर्म होंगे, वो सब जब धर्म होंगे तो स्वरूप संबंध से रहेंगे, जब वो संबंध होंगे तो प्रतियोगिता अनियोगिता संबंध से रहेंगे। ठीक है। और वो अनवस्था होगी वो नहीं होगी। हम जहाँ तक व्यवहार हम करेंगे तब तक हम जाएंगे, जहाँ पर हमारा व्यवहार खत्म होगा वहां हम रुक जाएंगे, इसलिए अनवस्था नहीं है ना। वो ठीक है, आपका प्रश्न सही है, प्रश्न में कोई चिंता नहीं, लेकिन प्रश्न जब भी पूछिए उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। इसलिए मैं जब तक क्लैरिटी, मैं अपने वैसे भाव मैंने समझ लिया था लेकिन मैं जाता नहीं, मेरे ऐसा स्वभाव है। वो प्रश्न आपसे आना चाहिए क्लियरली, आप क्या पूछ रहे हो। एवं चिन्मयेन सहायं कृतं, तस्यापि धन्यवादः। एवं सम्यक सम्यक। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमने क्या समझा कि रूपनिष्ठ आधेयता निर्विध अधिकरणतावती पृथ्वी। आधेयता और अधिकरणता में निरूपित निर्वाह समझ लिया, लेकिन हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, थोड़ा शॉर्टकट अपना लेते हैं। वो जो अधिकरणता है, जैसे रूपनिष्ठ आधेयता से निरूपिता है वैसे सीधा रूप से भी निरूपिता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूपनिष्ठ अधिकरणता वती पृथ्वी।
हाँ, रूपनिष्ठ रूप निष्ठ नहीं, रूप निरूपित अधिकरणतावती। हाँ, निष्ठा तो गड़बड़ हो जाएगा। अधिकरणतावती पृथ्वी। हाँ, हम अभी तक क्या बोल रहे हैं? रूपनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावती पृथ्वी बोल रहे हैं हम लोग। ग्रंथकार कई जगह ऐसा लिखते हैं, रूप निरूपित अधिकरणतावती पृथ्वी। तो वो जो अधिकरणता है, जैसे रूपनिष्ठ आधेयता से निरूपिता होती है, उसी प्रकार से रूप से भी निरूपिता होती है। पृथ्वी निरूपित आधेयतावत रूपम, ऐसा जब आप बोलते हैं तो वास्तव में छिपा हुआ है, उसका अर्थ वही है पृथ्वी निष्ठ। क्योंकि आधेयता जब बोल रहे हो ना, तो अधिकरणता का आप बोलो या वो अधिकरणता आएगी आएगी, बिना अधिकरणता की आधेयता हो ही नहीं सकती। वो सापेक्ष है, इसलिए वो स्वतः ग्राह्य होने के कारण हम लोग कभी कभी नहीं बोलते हैं, तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं? पृथ्वी निरूपित आधेयतावत रूपम। अधिकरणता शब्द को बीच में लाएंगे नहीं, तो बोलने से भी वही बात आएगी, नहीं भी बोलने से भी वही बात आएगी। बात समझ में आया? अब इसको यहाँ पर ग्रंथकार ने लिखा है, ग्रंथ से पढ़ते हैं पंक्ति। ठीक, कोई पढ़े? आप लोग पढ़ो धीरे धीरे से। हाँ, अब पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ जिसको संदेह वहां पर पूछना, बीच में हम बताएंगे, नहीं तो सारे चीज यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक, हाँ। यच्च, हाँ, यच्च यत्र वर्तते तत्तस्य आधेयम् आश्रितं तद्वृत्ति इति चोच्यते। ठीक है, यच्च यत्र वर्तते, जो जहाँ पर रहेगा, जैसे रूप पृथ्वी पर रहेगा, तो तत् माने वो जो रूप है, तस्य पृथिव्याः, उसको आधेय बोलेंगे अथवा उसमें आश्रित बोलेंगे, अथवा तद्वृत्ति, रूप जो पृथ्वी वृत्ति है, ऐसा हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यत्र तु यत् वर्तते तत्तस्य अधिकरणम् आधार आश्रय इति चोच्यते। हाँ, अभी यहाँ जो रहेगा पृथ्वी में रूप है, तो वो रूप का अधिकरण आप बोलेंगे, उसका आधार बनेंगे अथवा उसका आश्रय बोलेंगे। ठीक है, हम लोगों को मालूम है। यथा यथा कुंडे बदरम वर्तते गृहे पटो वर्तत इति बदरम पटश्च आधेयः कुंडम गृहञ्च आधार इति। है ना, कुंडे बदरम वर्तते जब हम बोल रहे हैं, तो कुंडे बदरम वर्तते, तो कुंड क्या हुआ? कुंड आधार, कुंड आधार हुआ। और गृह पटो वर्तते, तो गृह क्या हुआ? आधार हुआ। और आधे कौन हुआ? पट। और पहले वाले उदाहरण में बदर, वही लिखा है उन्होंने। ठीक है, बदरम पटस्य आधेयः कुंडम गृहञ्च आधार। ठीक है, एनी डाउट्स? नहीं, चलो। यच्च यस्य आधेयं तस्मिन् तन्निरूपिता वृत्तिता तिष्ठति। हाँ, अभी तक हम जो आधेयता शब्द का प्रयोग कर रहे थे, ग्रंथकार ने आधेयता के जगह पर वृत्तिता शब्द का प्रयोग किया है। आधेयता और वृत्तिता दोनों पर्यायवादी शब्द है ना। वृत्ति जो रहेगा वो वृत्ति है, उसमें वृत्तिता रहेगी अथवा उसमें आधेयता रहेगी, अथवा वो आश्रित है, उसमें आश्रितता रहेगी, है ना। तो आधेयता और वृत्तिता दोनों पर्यायवादी शब्द है। तो जो हमने आधेयता शब्द का अभी तक प्रयोग किया था, उसके जगह पर आप वृत्तिता का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रंथकार ने वृत्तिता कहा है तो कोई नई बात नहीं है। अब देखो, यच्च यस्य आधेयम्, जो जिसका आधेय है, जैसे रूप पृथ्वी का, तो तस्मिन मतलब उस रूप में, तन निरूपिता पृथ्वी निरूपिता वृत्तिता, तो पृथ्वी निरूपित वृत्तितावद रूपम है ना। पृथ्वी निरूपित वृत्तिता, पृथ्वी निरूपित आधेयतावद रूपम, मैंने कहा वहां पर। उसको और हम थोड़ा विस्तृत करेंगे तो हम और क्लियर करना होगा तो क्या करेंगे? पृथ्वी निष्ठ अधिकरणता निरूपित वृत्तितावद रूपम बोलेंगे। ठीक है, उसको हम थोड़ा घटाएंगे, एक अधिकरणता शब्द को हटा देंगे, तो पृथ्वी निरूपित वृत्तितावद रूपम, कुंड निरूपित आधेयतावद बदरम, है ना। भूतल निरूपित घटाभाव भूतलम है। अच्छा, भूतल निरूपित आधेयतावान घटाभाव, भूतल निरूपित आधेयतावान अथवा वृत्तितावान घटाभाव। तो जो भी आप उदाहरण ले लो, समझ में आई बात? यही उन्होंने लिखा है, तस्मिन् तन निरूपिता वृत्तिता तिष्ठति। एवं हो गया, आगे। एवं यच्च यस्य अधिकरणं तस्मिन् तन निरूपिता अधिकरणता। यत् माने जैसे पृथ्वी हो गया, यस्य अधिकरणम रूपस्य अधिकरणम, तो पृथ्वी जब रूप का अधिकरण है, तो तस्मिन् पृथिव्याम तन निरूपिता अधिकरणता, रूप निरूपित अधिकरणतावती पृथ्वी, है ना। बदर निरूपित
बदर निरूपित बदर निरूपित अधिकरणता बदर निरूपित आदेयता नहीं बदर निष्ठा आदेयता बदर निष्ठा आदेयता होगी ना बदर निरूपित अधिकरण का तो बदर निरूपित अधिकरणतावान कुंड है ना कोई दिक्कत कोई संदेह हुआ उदाहरण में नहीं हुआ ना ठीक यथा पूर्वोक्तयोर उदाहरण वो ग्रंथकार स्वयं बता रहे जो भी हम बोल रहे हैं पूर्वोक्त दो उदाहरण है कुंड और बदर और गृह और पट ग्रंथकार ने जो उदाहरण लिया है वो पट और गृह का और कुंड और बदर का लिया है हम लोग ने जो दूसरा उदाहरण लिया है तो वहां पर ग्रंथकार घटा रहे हैं पूर्वोक्त उदाहरण है वो कुंड निरूपिता वृत्तिता बदरे हाँ कुंड निरूपिता वृत्तिता बदरे समझ में आया कुंड निरूपित वृत्तिता अब हम अपने हिसाब से उसमें अधिकरणता का प्रयोग करेंगे तो वृत्तिता तो आदेश है की बात है कुंड निष्ठ अधिकरणता निरूपित वृत्तिता तो अधिकरणता निरूपित आदेशता बोलना है अथवा डायरेक्ट कुंड निरूपित वृत्तिता कहना है दोनों आप कह सकते हैं ठीक है गृह निरूपिता आदेयता च पटे वर्तते ठीक है कोई संदेह कोई दिक्कत नहीं हाँ एकस्य वृत्तितायाम अपरस्य अधिकरणता अवश्यम भाति हाँ ये हमने सबसे पहले कहा वो बाद में आकर बोल रहे हैं है ना सापेक्षता की बात है एक में जब वृत्तिता होगी तो दूसरे में अधिकरणता अवश्य भाविनी है वो नहीं चाहिए परस्पर में सापेक्षता है ना हाँ एवंच एकस्य अधिकरणतायाम अपरस्य वृत्तिता नियत वही बात है जब एक में अधिकरणता है तो अन्यत्र वृत्तिता होना निश्चित है अतएव वृत्तिताधिकरणतयोः परस्पर नियत सापेक्ष हाँ समझ आया वृत्तिता और अधिकरणता आदेयता और अधिकरणता इन दोनों में परस्पर नियत सापेक्षता है निश्चित रूप से दोनों परस्पर के सापेक्ष होने के कारण वृत्तिताधिकरणतयोश्च परस्पर निरूप्य निरूपक भाव हाँ वृत्तिता और अधिकरणता के बीच में परस्पर में निरूप्य निरूपक भाव है एक निरूप्य है एक निरूपक है तो उस निरूप्य निरूपक भाव को बताने लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं निरूपित आदेयता निरूपिता अधिकरणता तो आदेयता से निरूपिता अधिकरणता हुई तो आदेयता निरूपक हो गया अधिकरणता निरूप्य हो गया एक निरूप्य एक निरूपक एक बताने वाला एक जिसको बताया जा रहा है अब अधिकरणता निरूपिता आदेयता बोलेंगे तो अधिकरणता निरूपक हो गया और आदेयता निरूप्या हो गई तो इन दोनों में परस्पर में निरूप्य निरूपक भाव होता है क्योंकि इन दोनों ये दोनों नित्य सापेक्ष होते हैं तो नित्य सापेक्ष जो भी होंगे उन सब में ये नियम लगेगा समझ में आई बात कोई दिक्कत वृत्तिता निरूपिता अधिकरणता अधिकरणता निरूपिता च वृत्तिता वही है ना वृत्तिता निरूपिता अधिकरणता और अधिकरणता निरूपिता वृत्तिता ठीक ठीक हाँ ततश्च कुंडे बदरम इति वाक्यस्य कुंड निरूपित वृत्तितावत् बदरम हाँ कुंड निरूपित वृत्तितावत् बदरम एक तो इन्होंने अभी तक कहा था पहले भी अथवा किंबा कुंड निष्ठाधिकरणता निरूपिता एतावत् बदरम हाँ हो गया हम लोग पहले बोलकर आ गए कुंड निष्ठ अधिकरणता निरूपिता एतावत् बदरम इत्यर्थः प्रतीयते ठीक हाँ एवं बदरवत् कुंडम इत्यस्य प्रयोगस्य कुंड बदर निरूपिताधिकरणतावत् हाँ कुंडम बदर निरूपिताधिकरणतावत् किंवा किंवा कुंड बदर निष्ठ वृत्तिता निरूपिताधिकरणतावत् इत्यर्थः पर्यवसीयते तो इस लाइन में कोई दिक्कत है साफ है ठीक कोई प्रश्न कहाँ तक चले गए हम लोग ठीक है तो अभी कुछ प्रश्न वगैरह ले लेते हैं ना इसके आगे वाला अभाव वाला जो थोड़ा प्रसंग बदलेगा तो हम दूसरे वाले सत्र में लेंगे उसको किसी का प्रश्न है तो आप लीजिए नहीं तो मैं थोड़ा सा अभ्यास फिर हम कराते हैं इसको अभी जो हमने किया है क्योंकि आगे वाला जो विषय है वो भी अभाव को लेकर है लेकिन एक ऐसे ही है बहुत ज्यादा अंतर नहीं
तो थोड़ा पकना जरूरी है ना। पाकः, तो आप लोग बताइए कुछ उदाहरण में प्रयोग करिए। आधेयता अधिकरणता को लेकर प्रयोग करते हैं, जैसे आधेयता अधिकरणता को लेकर प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से प्रकारता विशेषता को लेकर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमको ज्ञान हुआ घटवत भूतलम, क्या ज्ञान हुआ? घटवत भूतलम ज्ञान हुआ। तो इस ज्ञान में एक प्रकार है, एक विशेष्य है ना। प्रकार कौन है? घट प्रकार है और भूतल विशेष्य है। तो प्रकारता घटनिष्ठा, प्रकारता घटनिष्ठा है ना, और विशेषता भूतल निष्ठा, विशेषता भूतल निष्ठा। और वो प्रकारता और विशेषता के बीच में परस्पर में है ना निरूपय निर्भाव है, निरूपित तत्व संबंध है बोलेंगे सीधा, मतलब दोनों से काम चल जाएगा। निरूपित तत्व संबंध, ठीक है। तो अब घटवत भूतल में जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का आकार हुआ हाँ विशेषता वद भूतलम, ठीक है। ज्ञान तक भी ले जाए तो छोड़ देते हैं हम, केवल भूतल में विश्रांति कर लेते हैं। विशेषताशाली ज्ञान हम तक जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी कोई बात नहीं, भूतल में रख लेते हैं। तो घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलनिष्ठ विशेषतावद भूतलम। अतः और स्पष्ट करना है तो आप दोनों को बोलो, घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलनिष्ठ विशेषतावद भूतलम। वद भूतल में इसलिए हम केवल बोल रहे हैं कि जिससे हमारे वाक्य की परिसमाप्ति हो जाए, ठीक है। अब विपरीत करना हो, पहले विशेषता को बोलना हो। नहीं, जब विशेषता उधर बोलेंगे तो इधर आधेयता नहीं बोल सकते। हाँ, क्या हुआ? भूतल अनिष्ट आधेयता कहाँ से भूतल में आ गई? भूतलनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयः घटः। एक एक करके आप बोलो। एक भूतल विशेषता निरूपित, भूतल निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावान अथवा घटनिष्ठ प्रकार, ठीक है। वो प्रकारतावान घट में जाने से वही अर्थ आएगा, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन में कोई बोल रहा है? भूतलनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयः घटः। हाँ, ठीक है। भूतलनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयः घटः। और कोई उदाहरण बदल कर, जैसे शब्दवद गगनम, शब्दवद गगनम। हाँ, शब्दनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषताश्रयः गगनम। गगननिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयः शब्द। ठीक है, ठीक है। आप लोग अपना कुछ उदाहरण बनाकर बोलो, अपना उदाहरण बना लो। जलनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषतावत् पात्रम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और पात्र के पहले बोलो। पात्रनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावान प्रकारतावत् जलम। समझ में आया? गंधवती पृथ्वी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, बढ़िया है। अब इसको खूब अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक। जैसे हम वो संबंध में ले जा रहे थे ना, संबंध में हमने जैसे कहा कि रूपवान, रूप और घट है ना, रूपवान घटा, तो उसमें रूप और घट के बीच जो संबंध है, कौन सा संबंध है? समवाय संबंध है। और समवाय संबंध का प्रतियोगी कौन है? प्रतियोगी हो गया रूप, अनुयोगी हो गया घट, ठीक है। अब वो संयोग रूप में क्या रहेगी? रूप में आधेयता भी है, लेकिन हम आधेयता की बात नहीं कर रहे हैं। प्रतियोगिता है ना, रूप में रहेगी प्रतियोगिता, और अनुयोगिता कहाँ रहेगी? रूपवान घट है, घट में रहेगी अनुयोगिता, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे? नहीं, अवच्छिन्नता आ रहा नहीं। रूपनिष्ठ
प्रतियोगिता निरूपित अनुयोगितावान अब देखिए, जब आप ऐसा बोलते हैं ना, ये ठीक है, इसे गलत तो नहीं है। रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित अनियोगितावान घटा जब हम बोलते हैं, अनियोगी घटा, वो अनियोगी मतलब अनियोगितावान, अनियोगी मतलब अनियोगितावान एक ही अनियोगी। लेकिन यहाँ पर जब ऐसा बोलते हैं तो ये थोड़ा सा क्लियर होता नहीं। अनियोगी शब्द का जो प्रयोग होता है हम अधिकरण के लिए भी करते हैं। अनियोगिता एक अधिकरणता का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन हमेशा नहीं है। जब प्रतियोगी अनियोगी भाव होता है तो वहां पर अधिकरणता का पर्यायवाची शब्द नहीं बनता है। लेकिन सामान्यतः आप घटवत भूतलम बोलोगे तो घट का अनियोगी भूतल आप बोलते हैं, तो वहां अधिकरण के लिए भी हम अनियोगी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब तक हम संबंध को उल्लेख वहां पर दिखाएंगे नहीं, तब तक वो प्रतियोगी अनियोगी भाव हम जो बताना चाहते हैं वो आएगा नहीं, वो वहाँ अनक्लियर रहेगा। आप तो संदर्भ से हम समझ लेंगे, चलो आपके मन में है, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, हमारा काम हो गया। घटनिष्ठ प्रतियोगिता, घट में प्रतियोगिता है और भूतल में अनियोगिता है। और प्रतियोगिता अनियोगिता शब्द का कई जगह प्रयोग होता है। एक तो हमने संबंध में प्रतियोगिता शब्द का प्रयोग किया, अनियोगिता का। संबंध का एक प्रतियोगी है और संबंध का एक अनियोगी है। अन्यत्र कहाँ होता है प्रतियोगी अनियोगी भाव? अभाव में होता है और सादृश्य में होता है। अब आपकी चर्चा हम करेंगे दूसरे सेशन में। सादृश्य में देख लेते हैं, है ना, क्या उदाहरण है सादृश्य का? कोई उदाहरण? चंद्र सदृश मुखम। चंद्र सदृश मुखम जब हम कहते हैं तो सादृश्य का प्रतियोगी कौन है? चंद्र, जिसका हम सादृश्य ले जा रहे हैं। और अनियोगी कौन है? मुखे। तो प्रतियोगिता कहाँ रहेगी? तो चंद्र निष्ठा प्रतियोगिता और निरूपित मुखनिष्ठा अनियोगिता है। तो चंद्रनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित मुखनिष्ठ अनियोगितावत मुखम आप कहो, और रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित भूतलनिष्ठ अनियोगितावत भूतलम कहो। इसमें दोनों में एक तारतम्य में एक ही संदर्भ प्रसंग कुछ पता चलेगा? कुछ भी नहीं पता चलता है ना। ठीक है, इसलिए हमको बीच में संबंध को दिखाना चाहिए। इसलिए वहां पर सीधा सीधा प्रतियोगिता अनियोगिता नहीं बोला, बीच संबंध। बीच में हमने एक बार अभी बताया था, संबंध को जोड़कर हम लाए थे, कुछ याद है? तो उसके लिए हमको बोलना है, जैसे रूपवान घट हम जब बोल रहे थे, तो रूपनिष्ठ जो प्रतियोगिता है, यहाँ पर जो है ना एक बीच में निरूपक आ जाएगा। रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक कौन है? समवाय संबंध है। रूप में प्रतियोगिता है हमको कौन बताता है? समवाय संबंध बताता है, वो निरूपक है। तो रूपनिष्ठ जो प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता का निरूपक जो समवाय, समवाय का जो अनियोगी है वो घट है। रूप समवाय घटे से आना है, सीधा रूप और घट के बीच में आना नहीं है, बीच में संबंध को लाना है। हाँ, समवाय अनुयोगी, समवाय रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक समवाय अनुयोगी घट पृथ्वी, जो भी समझ में आया। उसी प्रकार से उल्टा करेंगे तो घटनिष्ठ अनियोगिता निरूपक समवाय प्रतियोगी रूपम, अतः समवाय निरूपित प्रतियोगितावद रूपम। वहां भी आप जो प्रतियोगिता शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वहां निरूपित शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। समवाय निरूपित प्रतियोगितावद रूपम, समझ में आया? रूप, अब वहां क्या हुआ? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक समवाय निरूपित अनियोगितावान घट, रूपवान घट। चंद्र सदृश मुख में क्या करेंगे? चंद्र सादृश्य मुख में ले आना है। चंद्रनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक समवाय कहाँ है? सादृश्य, सादृश्य निरूपित, सादृश्य निरूपित अनियोगितावत मुखम, समझ में आया? मुखनिष्ठ मुखनिष्ठ अनियोगिता निरूपक सादृश्य निरूपित, हाँ, सादृश्य निरूपित प्रतियोगिता, प्रतियोगितावान चंद्र। जब निरूपित शब्द का प्रयोग करेंगे तो प्रतियोगिता बोलना है, सादृश्य निरूपित प्रतियोगितावान चंद्र। और निरूपित शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो सादृश्य प्रतियोगी चंद्र। दोनों ठीक है, दोनों बोल सकते हैं आप। अब निरूपित बोलेंगे तो निरूपित प्रतियोगिता निरूपिता होती है। निरूपक तो नहीं, निरूपक तो संबंध है।
संबंध, निरूपक तो केवल संबंध होगा और संबंध से निरूपित होगी प्रतियोगिता। समझ में आया? फिर आप फिर उसको क्लियर करते हैं। चंद्र सदृश मुखम में बोलिए क्या होगा? मुखनिष्ठ अनियोगिता निरूपक सादृश्य निरूपित प्रतियोगितावान चंद्र। ठीक है। और चंद्रनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक सादृश्य निरूपित अनियोगी। जब निरूपित जब कहेंगे तो अनियोगिता। चंद्रनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक सादृश्य निरूपित अनियोगिता वन मुखम। एक एक करके बोलिए, थोड़ा सा संदेह हो रहा है यहाँ पर। इधर हो गया, थोड़ा उधर। हाँ, आप लोग बोलना किसी को? हाँ नहीं, हाँ चंद्रनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक। निरूपित हम कहाँ बोलते हैं? जैसे आधेयता निरूपित अधिकरणता। आधेयता अधिकरणता दोनों नित्य सापेक्ष है। यहाँ पर हम बीच में एक संबंध को जोड़ रहे हैं। हम यहाँ प्रतियोगिता निरूपित अनियोगिता नहीं बोल रहे हैं। तो बीच में जब वो संबंध आ रहा है, वो संबंध बीच में बैठ करके हैंडल कर रहा है दोनों तरफ, तो जो संबंध है वो निरूपक है, वो निरूपित। जब निरूपित शब्द बोलते ही प्रतियोगिता अनियोगिता आधेयता अधिकरणता कोई चाहिए। जब हम समवाय बोल रहे हैं, सादृश्य धर्मी जब बोल रहे हैं, तो वहां हम निरूपित शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम वहां पर निरूपक शब्द का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? तो क्या हुआ? हाँ, सादृश्य निष्ठ नहीं है, सादृश्य निरूपित, सादृश्य निरूपित अनियोगितावन मुखम। मुख में अनियोगिता है और चंद्र में प्रतियोगिता है, और बीच में उन दोनों में है बताने वाला वो सादृश्य है, वो निरूपक है। उस सादृश्य से निरूपित दोनों है, प्रतियोगिता भी अनियोगिता भी। संबंध से पहले निरूपक लगाना पड़ेगा, है ना? सादृश्य जो है निरूपक है। समझ आई बात? हाँ हाँ बोलो। कमल नयनम, कमल सदृशम नयनम। कमलनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक सादृश्य निरूपित अनियोगितावत् हाँ नयनम। विपरीत नयननिष्ठ अनियोगिता निरूपक सादृश्य निरूपित प्रतियोगितावत् कमलम, है ना? कमल नयनम। ठीक है, तो अभ्यास करना पड़ेगा। समझ में आना एक बात है, बोलना अलग बात है। न्याय आपने पढ़ लिया, हाँ समझ में आया, समझ में आया, बहुत बढ़िया आपने पढ़ाया, उससे कुछ होने वाला है। जब आप बोलोगे, सही सही बोलोगे, अभ्यास से धारा प्रवाह, है ना, बिना संदेह हुए, तब जाकर उसका फल मिलने वाला है। समझ में आई बात? एक जैसे आप एक उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ उदाहरण बनाया थे ना, हाँ, घटा भाववत भूतलम ले लेते हैं। अब आपको भी थोड़ा ले लिया जाए बीच में। घटा भाववत भूतलम, घटा भाव निष्ठ प्रतियोगिता निरूपक स्वरूप निरूपित घटा भाव भूतलम निष्ठ अनुयोगितावान भूतलम। अनियोगिता, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ लेकिन ठीक है, लगभग पकड़ लिया है। घटा भाव निष्ठ प्रतियोगिता निरूपक स्वरूप संबंध निरूपिता अनुयोगिताश्रय भूतलम। हाँ, भूतलम। और विपरीत भूतल निष्ठ अनुयोगिता निरूपक स्वरूप संबंध निरूपिता अनुयोगिताश्रय घटा भाव। प्रतियोगिताश्रय, हाँ क्षम्यता। नहीं ठीक है, वो कोई नहीं, अभी अभ्यास हो रहा है और धीरे धीरे अभ्यास करने से वो बैठ जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, हाँ आप लोग बोलो यहाँ से। घटा भाव भूतल में स्वरूप संबंध है दोनों के बीच में।
अनियोगितावत् भूतलम। घटाभावनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक स्वरूप निरूपित अनियोगितावत् भूतलम। वहाँ भी आप अनियोगिता प्रतियोगिता है। घटाभावनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक घटाभावनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक स्वरूप निरूपित अनियोगितावत् भूतलम। भूतलनिष्ठ अनियोगिता निरूपक स्वरूप निरूपित प्रतियोगितावान घटाभाव। हाँ, इधर से कौन बोल रहा है? हाँ, इतने लोग इतनी देर से तो बोल रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा सुन करके। वो प्रतियोगी वाला बना हुआ था ना, संबंध वाला चार्ट कहाँ चला गया? इसमें है वो संबंध दिखाई दे रहा है, समवाय। वो समवाय निरूपक है ना। रूप में प्रतियोगिता है, पृथ्वी में अनियोगिता है, तो प्रतियोगिता का निरूपक समवाय है, अनियोगिता का निरूपक समवाय है। समवाय से निरूपिता अनियोगिता है और समवाय से निरूपिता प्रतियोगिता है। तो रूपनिष्ठ जो प्रतियोगिता, रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक समवाय निरूपक है। रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक जो समवाय तन निरूपित अनियोगितावती पृथ्वी, अथवा पृथ्वी निष्ठा जो अनियोगिता, तार्स अनियोगिता का निरूपक जो समवाय तन निरूपित प्रतियोगितावत रूपम। ये बाकी सब जगह करना है। हाँ, इधर कौन बोल रहा है? घटाभाव भूतलम में स्वरूप संबंध वहां पर आएगा। बोलो बोलो। नहीं, हाँ, अभी आप सुनो, अभी सुनो, अभी बोल रहे हैं। अभी सुनेंगे 2-3 बार तो पकड़ में आएगा। हाँ बोलो। स्वरूप संबंध निरूपित। हाँ हाँ, तुम बोलो, उसे उल्टा करके बोलो। हाँ, भूतल का पहले भूतलनिष्ठ अनियोगिता, प्रतियोगितावान घटाभाव। हाँ हाँ, बोलो, उसी में बोलो। हाँ, घटाभाव भूतलम। हाँ, घटाभावनिष्ठ प्रतियोगिता स्वरूप संबंध निरूपित भूतल स्वरूप संबंध निरूपित अनियोगितावत् भूतलम। भूतलनिष्ठा अनियोगिता निरूपक स्वरूप संबंध निरूपित प्रतियोगितावान घटाभाव। दूसरा जब बोल रहा है तो फटाफट समझ में आता है वो गलती कर रहा है करके, ठीक है। लेकिन जब अपना बोलते हैं तो वही गलती हम लोग करते हैं। नहीं, ध्यान दिया? दूसरा बोलते समझ में आएगा कि ये गड़बड़ कर रहा है ना। भूतलनिष्ठ नहीं, निरूपक। भूतलनिष्ठ अनियोगिता, हम कहाँ जा रहे हैं? समवाय में जा रहे हैं ना। वहां हम प्रतियोगिता अनियोगिता आधेयता ताता में नहीं जा रहे हैं। जब हम ताता में जाएंगे तब निरूपित लगाएंगे। जब कोई वस्तु को पकड़ रहे हैं धार्मिक को, तो वो निरूपक। तो भूतलनिष्ठ, अब हम अनियोगिता बोलते, भूतलनिष्ठ अनियोगिता निरूपित घटाभावनिष्ठ प्रतियोगिता ऐसा बोलते यदि, जैसे अभी हम वहाँ अधेयता अधिकरणता हम बोल रहे थे, वहां तो दोनों परस्पर निरूपित बोल रहे थे, लेकिन हमने बीच में यहाँ एक संबंध आकर खड़ा हो गया, इसलिए वहां पर बीच में निरूपक, धार्मिकों में निरूपक से लेते हैं। तो भूतलनिष्ठ अनियोगिता निरूपक जो स्वरूप संबंध, स्वरूप संबंध एक वस्तु है सीधा, है ना, वो धर्म नहीं है, धर्मी है वहां पर। और फिर तन निरूपित जो अनियोगिता प्रतियोगिता, तो हम सीधा अनियोगिता और प्रतियोगिता का सीधा नहीं जोड़ रहे हैं, बीच में हम संबंध को ला रहे हैं। आधारादि भाव में आधारता अधिकरणता का हम सीधा जोड़ते हैं, प्रत्येक प्रकारता विशेषता में सीधा जोड़ते हैं, तो वहां पर बीच में निरूपक नहीं चाहिए, वहां सीधा निरूपित से हमारा काम, ठीक है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, ज्ञानवान आत्मा। क्या है? ज्ञानवान आत्मा।
तो वहां पर हमको ये संबंध नहीं करना है, हमको वहां प्रकार विशेष भाव करना है। ज्ञानवान आत्मा, उसमें प्रकार हो गया ज्ञान प्रकारता, ज्ञान निष्ठा विशेष्य हो गया आत्मा, आत्मनिष्ठा। तो इसको हम बोलेंगे ज्ञाननिष्ठ प्रकारता निरूपक विशेष्यतावान आत्मा। संबंध नहीं ला रहे हम लोग, ज्ञाननिष्ठ प्रकारता निरूपित आत्मनिष्ठ विशेषतावान आत्मा। ज्ञाननिष्ठ प्रकारता निरूपित आत्मनिष्ठ विशेषतावान आत्मा, और विपरीत आत्मनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतावान ज्ञान। प्रकारतावत् ज्ञानम, आत्मनिष्ठ विशेषता निरूपित ज्ञाननिष्ठ प्रकारतावत् ज्ञानम। तो आपको आधेयता, अधिकरणता, प्रकारता, विशेषता में पहले ज्यादा अभ्यास करना है। ये जब ठीक से बैठ जाएगा उसके बाद ये वाला संबंध बीच में डाला है उसमें उसके बाद जाना है, नहीं तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा इसमें ज्यादा निरूपक को बीच में लाना पड़ता है। वो थोड़ा सहज भी है, तो उसको ज्यादा अभ्यास पहले करना, आधारता, अधिकरणता, प्रकारता, विशेषता, उसके बाद फिर बीच में संबंध वाला अभ्यास करना। साथ साथ में दोनों मत करना है, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ, थोड़ा बेवकूफ सा क्वेश्चन है, लेकिन आपने जब अत्यंत अभाव की चर्चा की थी तब आपने प्रतियोगी की बात की थी कि जो पदार्थ होता है प्रतियोगी होता है, जिसके अलावा हर जगह पे वो अत्यंत अभाव होता है। तो ये प्रतियोगी और वो प्रतियोगी एक ही है कि अलग अलग है? वो अलग है, अभाव वाला प्रतियोगी अलग है। हम नेक्स्ट सेशन में अभाव की प्रतियोगी की बात करेंगे। ठीक है, अगला सेशन में वो अभाव वाली प्रतियोगिता की हम बात करेंगे। तो उत्तर एक मिनट रुको आप लोग, है ना। हाँ, तो अभी हम इसको यहीं पर विश्राम देते हैं। अभी आचार्य कुछ कहेंगे, उनकी बात सुन करके फिर हम लोग विश्राम में जाएंगे। वैयाकरण लोग